स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए सेट 347 जेजेड को सॉल्व करेंगे। इसमें पहले क्वेश्चन का खंड में पूछा है एक प्रश्न कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें कोई विलेय गैस हो। अब ठोस विलयन कौन होता है? जिसमें हमारा विलायक ठोस होता है। द्रव विलयन पूछता तो हमारा विलायक द्रव होगा, और गैस विलयन में विलायक गैस होता है। तो ठोस विलयन के लिए विलायक ठोस होना चाहिए। आइए देखते हैं इन चार ऑप्शन में कौन सा सही है। पहला दिया है जल में घुली हुई, तो जल में यानी यहाँ पर विलायक जल है जो कि द्रव होता है। दूसरा दिया नाइट्रोजन में घुली हुई, यानी यहाँ हमारा विलायक नाइट्रोजन है जो कि गैस है। यहाँ दिया पैलेडियम में, जिसके नाम के पीछे में लग गया वही विलायक है, तो यहाँ पैलेडियम हमारा विलायक है और पैलेडियम धातु होती है जो कि ठोस है। तो हमारा यहाँ सी ऑप्शन सही है। चौथे ऑप्शन में दिया था जल में, सबको मालूम है कि जल द्रव होता है, यानी यहाँ पर ये भी ऑप्शन सही नहीं था। तो पहले के का ऑप्शन सी ये सही था। अगला प्रश्न है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो देखिए, सबसे पहले जो परमाणु क्रमांक 25 है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जो यहाँ 25 दिया है। इसके बाद द्विसंयोजी आयन का मतलब इस पर 2 प्लस है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। और उसके बाद चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं? देखिए, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं, और इसके लिए हमारा सूत्र होता है n, यहाँ होता है n+2, और इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेटॉन Bm। तो इसके लिए हमको युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो परमाणु क्रमांक 25 जो कि मैग्नीज का होता है, उसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए ये इस तरीके से आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब अगर हम Mn पे 2 प्लस लाएं तो इसके वायतम कोश का ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यानी जो 4s में रहने वाले इलेक्ट्रॉन है ये त्याग दिया जाएगा। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी कि Mn2+ में देखिए 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो त्यागे जा चुके हैं, और 4s की जगह पे अब केवल 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, अब 3d5 का अगर हम चित्र बनाएं तो 3d5 में आप सबको मालूम है डी कोष में कक्षकों की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5। 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ देखो तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है, और यही हमारे स्मॉल एन का मान हो जाएगा। तो जब हम आगे चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे एन का मान 5 रखा गया है, और उसके बाद हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 5.92। यानी इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन डी क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है CONH3 का होल 6Cl2 के विलयन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखी गई चीज़ है, ये बड़े ब्रैकेट में लिखी गई चीज़, यह उपसंयोजक मंडल होता है, यह कभी भी आयनित नहीं होता है। आयनित केवल कौन होता है? ये जो बाहर सा आयन यानी Cl है, यह आयनित होगा, तो 2 Cl यानी हमको Cl- 2 बार मिलेगा। तो अगर हम इसको आयनित करते हैं तो आयनित करने पर यह देखिए इस प्रकार से टूटेगा। देखिए, मंडल के अंदर की चीज़ नहीं टूटी, वो वैसे ही पड़ी है, मंडल के अंदर की चीज़ वैसे ही है। ठीक, और हमारा देखिए Cl- टूट गया है। अब यहाँ Cl- हमको 2 बार मिला, यानी Cl- आयन क्लोराइड आयन 2 बार मिला, और यह आयन मिला 1 बार। तो कुल हमको कितने आयन मिल गए? 3, यानी हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो दिया है एक ऐसा अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिए इसमें यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे एसीटोन क्रिया करता है। फेनिल हाइड्रोजीन भी एसीटोन से क्रिया करता है। फेलिंग विलयन यह एक ऐसा है जिससे ना कि एसीटोन क्रिया करता है, और बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड होने के बावजूद यह फेलिंग विलयन से क्रिया नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न पूछा है सबसे मीठा शुगर। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जहाँ कई बच्चों ने ग्लूकोज को तो कई बच्चों ने सुक्रोज को सही किया, जबकि इसका सही आंसर था फ्रक्टोज। अब ये सवाल उठता है कि ये कैसे निकाला गया। तो हर शुगर की एक सापेक्षिक शर्करा वैल्यू होती है, अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए
सबसे ज़्यादा मान अगर किसी का है सापेक्षिक शर्करा का तो फ्रक्टोज का है, यानी सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा सुक्रोज आता है, तीसरे पर ग्लूकोज और चौथे पर लैक्टोज। तो चूंकि हमसे यहाँ सबसे मीठा शुगर पूछा गया है जो कि फ्रक्टोज है, तो यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में इस क्वेश्चन का दिया था आईपीएसी नाम करने को। तो देखिए यह प्रश्न काफ़ी सिंपल है। इसका आईपीएसी नाम आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है हम देखते हैं कि इसके किस तरफ कार्बन ज़्यादा हैं। तो देखिए इसके बाएं तरफ कार्बन की संख्या 3 है, तो हम यहाँ पे ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मान लेंगे। अब इस 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला में नंबरिंग किधर से करेंगे, तो जिधर से नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से नाइट्रोजन यानी एमीन समूह जल्दी प्राप्त होगा, जो कि राइट साइड से है। तो अगर हम यहाँ नंबरिंग करते हैं तो ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। अब 3 कार्बन वाले यौगिक का अगर हमको नाम लिखना है तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 3 कार्बन वाले यौगिक का अगर हम नाम लिखते हैं तो 3 कार्बन वाले यौगिक का नाम होगा प्रोप। दूसरे कार्बन पर इन मिला है तो यहाँ 2 इन करेंगे, और पहले कार्बन पे हमको एमीन मिला है तो इसका यहाँ पर लिखेंगे एमीन करके। ठीक, अब आपने यहाँ पर एक मेथिल समूह छोड़ दिया है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसका पूरा नाम हमको यहाँ पर लिखना होगा एन मेथिल। तो पूरा नाम हुआ एन मेथिल प्रोप 2 इन 1 एमीन। अब आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो ऑप्शन दिया था ये 4 ऑप्शन दिए थे, और हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न दिया है कि 5 ग्राम एसिटिक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहाँ पर हमारा विलेय है एसिटिक अम्ल, इसके मोल निकालने होंगे, और ये जो विलायक का भार ग्राम में दिया इसको किलोग्राम में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो देखिए सबसे पहले एसिटिक अम्ल का भार 5 ग्राम दिया है, हम एसिटिक अम्ल का अणु भार निकाल लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर एसिटिक अम्ल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि मोललता का सूत्र बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या जो कि हमने निकाल लिया। अब इसको भाग देंगे विलायक का भार से। विलायक हमारा यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन का 150 ग्राम दिया है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे। तो देखिए बेंजीन का भार हमने 150 ग्राम लिया है, फिर उसको 1000 से भाग करके हमने फिर किलोग्राम में बदल लिया है। अब हमको दोनों वैल्यू पता है, हम विलयन की मोललता का सूत्र लगाएंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर जो जो दी है वो लिख लेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो ये है। आप चाहे यहाँ स्मॉल एम लिख दीजिए या मोल प्रति किलोग्राम लिख दीजिए, दोनों का वैल्यू, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता में हमेशा कमी क्यों आती है, यानी कमी क्यों हो जाती है। तो ये देखिए सिंपल सी चीज़ है कि अगर हम आपको समझाना चाहें तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक विलायक लिया है, ये कोई विलायक है, ठीक है। अब इस विलायक में अगर हम कोई गैस का अणु घोलते हैं, मान लेते हैं गैस के अणु हैं, तो इसको जब भी हम घोलेंगे तो गैस जब भी विलायक में घुल के विलयन बनाती है उस समय वहाँ से ऊष्मा निकलती है। अगर ये ऊष्मा निकल रही है यानी ये क्रिया जो हो जाएगी ये ऊष्माक्षेपी क्रिया हो गई, ऊष्मा निकल रही है। इस चीज़ को अगर हम समीकरण से समझें तो देखिए हमने गैस को विलायक में जब घोला तो गैस विलायक में घुलते ही विलयन बनाई और ऊष्मा निकली है। अब राइट साइड में वो समीकरण के ऊष्मा निकल रही है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ताप है वो अधिक है। इसका साफ मतलब है कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पर हमारा ताप क्या होगा, कम होगा। अब जब आप ताप बढ़ाने की बात कर रहे हो, क्वेश्चन में दिया है कि ताप बढ़ाने पर, तो ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था उसका विरोध करेगी, और लासातेलिए के अनुसार साम्यावस्था किए गए परिवर्तन का विरोध करती है, उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर से आपके द्वारा किए गए परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। अब आपने ताप बढ़ाया है, इसका विरोध करने के लिए साम्यावस्था कम ताप की ओर भागेगी, यानी वो कौन सी दिशा का चुनाव कर रही है, पश्चिम दिशा का। पश्चिम दिशा का चुनाव करने से क्या होगा कि यहाँ पर इस अभिक्रिया में अगर साम्यावस्था पश्चिम दिशा का चुनाव कर रही है तो इसका मतलब गैस और विलायक दोनों एक दूसरे से अलग रहेंगे, यानी गैस विलायक में नहीं घुलेगी, यानी गैस की विलेयता घट जाएगी। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि गैसों की द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी क्रिया है, अतः लाशातेलिए के नियमानुसार ताप बढ़ाने पर गैसों की
बढ़ाने पर साम्य पश्च दिशा में विस्थापित होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घट जाती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है लैंथेनाइड द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो देखिए जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स का मतलब लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जिनको कॉमनली हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं, वो प्रायः +3 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके सिवा वो +2 तथा +4 भी दिखाते हैं। अब इस चीज़ को हम लिस्ट के जरिए समझ सकते हैं। अगर इस लिस्ट को आप देखें तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा उनके द्वारा +3 ही प्रदर्शित किया गया है। इसके सिवा उनके द्वारा 4 भी प्रदर्शित किया गया है और 2 भी, तो हमारा यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। इस तरीके से हम लिस्ट के जरिए जान सकते हैं इसको। अगला दिया है FeNH3 का होल ट्वाइस CN4 के ज्यामितीय समावयवियों की संरचना बताइए। अब यह बहुत आसान है। ज्यामितीय समावयवता में यौगिक दो रूपों में प्रदर्शित होता है, एक समकक्ष रूप और एक विपक्ष रूप। सवाल ये उठता है कि अगर हम समकक्ष रूप बनाएं तो वो कैसे बनेगा, जो कि यहाँ पर है, और विपक्ष रूप। देखिए समकक्ष रूप में हम क्या करते हैं, जितने भी समान लिगैंड होते हैं वो अगल बगल के कोनों पर रखते हैं। जैसे यहाँ देखिए CN 4 बार है, तो देखिए चारों CN हमने अगल बगल रख दिया, 1 CN, 2 CN, 3 CN और 4 CN। देखिए अगल बगल के कोनों पे आ गए। और इसी तरीके से जो हमारा NH3 है, वो देखिए ये NH3 जो 2 बार है वो लगातार 2 कोनों पर आया है। अगर अगल बगल के कोनों पर समान लिगैंड आ गए तो यह हमारा समकक्ष रूप है। विपक्ष यानी ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, हम लिगैंड को अगल बगल के कोनों पे ना रख करके विपरीत रखने की कोशिश करते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पर जैसे 2 NH3 है तो इनको विपरीत कर दिए। अब एक NH3 अगर मैंने यहाँ कर दिया और एक NH3 यहाँ कर दिया, देखिए एक दूसरे के अगल बगल ना होकर के विपरीत पोजीशन पे आ गए हैं। अब इनके चलते जो दूसरे लिगैंड होंगे वो भी अगल बगल नहीं आ पाएंगे। जैसे आप यहाँ देखिए तो यहाँ पर CN 1, 2, अब देखिए तीसरा CN इन लोग के अगल बगल ना करके यहाँ आया तो चौथा यहाँ आया। चूँकि चारों CN अगल बगल नहीं आ पाए हैं इसलिए यह ट्रांस आइसोमर कहलाता है। अगली अभिक्रिया दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उपयुक्त रासायनिक समीकरण से समझाइए। ठीक है, या सामने जो गोले में मैंने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये प्रश्नों का अंक है कि कितने कितने प्रश्न कितने कितने नंबर में पूछे गए हैं। अब यहाँ वुड्ज अभिक्रिया दिया है। वुड्ज अभिक्रिया क्या होती है, देखिए सबसे पहले आप कोई एल्किल हैलाइड लेंगे, मान लीजिए हमने RX लिया, इसको आप क्रिया करा देंगे सोडियम धातु से। होता क्या है, जब एल्किल हैलाइड सोडियम धातु से क्रिया करता है तो उसी हैलाइड के दो दो अणु सोडियम से क्रिया करेंगे, N क्रिया करके X से NaX बनाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पर 2 सोडियम लेते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर दोनों ही जो सोडियम हैं वो 2 हैलोजन से क्रिया करके यहाँ 2NaX बनाएंगे। यह क्रिया ईथर की उपस्थिति में होती है। अब ये जब 2NaX निकल गए तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ मेरे पास बचेगा क्या, अगर तीर लगा करके यहाँ देखा जाए तो 2 R जुड़ जाएंगे, यानी R के साथ जुड़ गया कौन, R। ये हो गया हमारा एल्केन। और साथ ही साथ कौन निकल गया, प्लस निकल गया 2NaX करके। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आर आर बना है, यह आर आर उच्च कार्बन वाला हमारा एल्केन होता है। तो जब हम एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो उच्च कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं वुड्ज अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसको डिटेल मैंने लिख भी दिया है कि एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एल्किल की जगह पे मेथिल, एथिल आप कुछ भी ऐसे रख लीजिए, मेथिल रख दिए, एथिल रख दिए, तो देखिए इनकी क्रिया से आपको एल्केन मिला उच्च कार्बन वाला। इसी अभिक्रिया को वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। वुड्ज अभिक्रिया केवल एल्किल हैलाइडों पर या हेलो एल्केनों पर ही लागू होती है। दूसरी अभिक्रिया जो आपका वुड्ज फिटिक दिया है, ये कैसे बनता है, इसके लिए आपको एक अणु लेना होता है एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड मतलब ये एरोमेटिक हैलाइड ले लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई हैलोजन लगा दिया। अब इसको सेम सोडियम धातु से ही क्रिया कराएंगे, लेकिन सोडियम धातु से क्रिया कराते समय दूसरा अणु कोई एल्किल हैलाइड का होगा। सपोज करो वो एल्किल हैलाइड है RX। अब सोडियम यहाँ 2 लगेगा क्योंकि आपके पास हैलोजन कितने हैं, 2। ये 2 सोडियम 2X से क्रिया करके चले जाएंगे और अब यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बनेगा वो हमारे यहाँ बेंजीन पर जुड़ने चला आएगा, कौन, R जुड़ने आएगा, यानी एल्किल हैलाइड मिलेगा। और इस अभिक्रिया को हम वुड्ज फिटिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एरिल हैलाइड भी लिया गया है और एल्किल हैलाइड भी लिया गया है, और दोनों की समअणुक मात्रा यानी समान मात्रा लेकर के शुद्ध अनुशुद्ध ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए, सोडियम धातु बन जाएगा। देखिए ये आपका हो गया एरिल हैलाइड और ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड।
जब क्रिया कराएंगे तो इनकी क्रिया से यही इतनी चीज़ें NaCl ये निकल जाएगा। बाकी ये CH3 जा करके देखिए बेंजीन में जुड़ गया है, मेथिल बेंजीन मिला है जिसको हम टॉल्यूइन भी कहते हैं। आप चाहें तो मेथिल की जगह पे एथिल भी लगा करके एक और समीकरण बना सकते हैं, प्रोपिल भी लगा सकते हैं। इस अभिक्रिया को वुर्ज-फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, तुल्य आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बनों की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय क्यों होते हैं? मतलब अगर हम मान लीजिए कि कोई एल्कोहल ले रहे हैं जिसका अणु भार 30 है या 40 है, तो उसी के तुलना वाले यानी उसी के आसपास अणु भार वाला कोई हाइड्रोकार्बन अगर है तो वो पानी में कम घुलता है, एल्कोहल ज़्यादा क्यों घुलते हैं? उसका सीधा आंसर है, एल्कोहल के अणुओं के अंदर एक क्षमता होती है कि वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और जो हाइड्रोजन बंध बन गया तो एल्कोहल जल के साथ जुड़ गया और घुल गया। जबकि हाइड्रोकार्बन के अणु जो होते हैं वो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, इसी वजह से वो कम घुलते हैं। इस चीज़ को अगर चित्र के जरिए देखिए तो देखिए ये हमारा हो गया एल्कोहल का अणु और ये हमारा हो गया जल का अणु। अब दोनों ही अणुओं को अगर आप देखिए तो ये एल्कोहल और जल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध बना है? हाइड्रोजन बंध। ये घुल गए, हाइड्रोकार्बन नहीं बना पाता हाइड्रोजन बंध, इस वजह से वो जल में कम घुलता है या नहीं घुलता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, एक विभेद दिया है कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन में विभेद करिए। मतलब एक प्रोपेनल मतलब ये एल्डिहाइड लगा है और ये कीटोन, यानी हमको एल्डिहाइड और कीटोन में एक विभेद करना है। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है शिफ अभिकर्मक। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो शिफ अभिकर्मक से जब भी क्रिया करेंगे तो गुलाबी रंग देंगे, जबकि कोई भी कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता। तो देखिए दोनों में विभेद करने का सबसे आसान तरीका, प्रोपेनल शिफ अभिकर्मक से क्रिया करके गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, जबकि कोई भी कीटोन चाहे वो प्रोपेनोन हो वो शिफ अभिकर्मक से क्रिया नहीं करेगा। दूसरा, फिनॉल और बेंजोइक अम्ल में कैसे विभेद करते हैं? बहुत आसान है। फिनॉल जो होता है एरोमेटिक एल्कोहल है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करेगा, जबकि बेंजोइक अम्ल वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है। इन दोनों में यही होता है। देखिए फिनॉल ने यहाँ पे साफ लिखा है कि NaHCO3 से रिएक्शन किया ही नहीं है, जबकि बेंजोइक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है। इसका जो H है यहाँ पर, ये इसके HCO3 से रिएक्शन करके बना लेता है H2CO3, यानी कार्बोनिक अम्ल जो जल्दी ही टूट जाता है H2O में और CO2 में। और ये जो Na है वो आकर के बेंजीन में जुड़ जाता है, तो देखिए C6H5COO Na बन जाता है। तो फिनॉल बेंजोइक अम्ल दोनों में अंतर किया जा सकता है कि एक सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, जल में घुलनशील विटामिनों के नाम और इसकी कमी से होने वाली बीमारियों को बताइए। तो कि जल में 2 ही विटामिन घुलनशील होते हैं, बी और सी। हालांकि विटामिन बी को केवल एक विटामिन नहीं है बल्कि इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कई विटामिनों का मिश्रण होता है। तो उसमें जो मुख्य मुख्य विटामिन है और उनकी कमी से होने वाले रोग हैं उसकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B1 होता है, उसकी कमी से बेरी रोग होगा। B2 की कमी से कीलोसिस होता है, B6 की कमी से एनीमिया, B12 की कमी से भी एनीमिया होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा दिया था, राउल्ट का नियम समझाइए। तो देखिए राउल्ट का नियम बेहद आसान है। इसका नियम ये है कि मान लीजिए अगर हमने कोई वाष्पशील विलायक लिया है जो वाष्पशील है, अब यह वाष्पशील विलायक जो है अगर हम इसके पात्र को बंद कर दें तो यहाँ पर चूंकि ये वाष्पशील विलायक है ना, तो इसका अपना एक वाष्प दाब होगा। जो भी वाष्पशील विलायक है इसका अपना एक वाष्प दाब होगा, लेकिन अभी मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं है, तो शुद्ध अवस्था में इसका जो वाष्प दाब होगा वो P0 माना जाता है। अब अगर इसमें हमने कुछ अवाष्पशील विलेय मिला दिया, सपोज कीजिए अवाष्पशील विलेय मतलब जैसे चीनी, नमक, ये सब मिला दिया, तो इनको मिलाने पर जो विलयन बनेगा उस विलयन में वाष्प दाब घट जाएगा। यानी पहले वाष्प दाब ज़्यादा था और अब वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। चलिए मानते हैं कि विलेय मिलाने के बाद इसका वाष्प दाब घटकर P हो गया है, इसका वाष्प दाब घटकर P हो गया है। तो पहले जहाँ वाष्प दाब P0 था अब क्या हो गया है, P हो गया है। राउल्ट का ये कहना है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन हुआ है वह विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए लिखा है राउल्ट का नियम कि स्थिर ताप पर किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर
विलायक के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब जैसा मैंने माना था यहाँ पर कि उसका वाष्प दाब पहले पी नॉट था और बाद में घटकर क्या हो गया था, पी हो गया था, तो हमने राउल्ट के नियम को समझा दिया। अब इसी में एक न्यूमेरिकल भी आगे जोड़ा है कि 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन के वाष्प दाब देखे दिए हैं। अब चूंकि यहाँ पे 298 केल्विन पर क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन, तो क्लोरोफॉर्म मान लेते हैं ये एक है क्लोरोफॉर्म CH और दूसरा डाइक्लोरोमेथेन है। डाइक्लोरोमेथेन मतलब क्या होता है, CH2Cl2। ठीक है। अब इन दोनों का वाष्प दाब दिया शुद्ध अवस्था, अलग अलग दिया है, मतलब ये शुद्ध अवस्था में, यानी दोनों का पी नॉट दिया है, इसका भी पी नॉट दिया है, इसका भी पी नॉट दिया है। कितना, एक का 200 और एक का 4.55, दोनों का दिया है। अब कह रहा है अगर इन दोनों के इतने इतने ग्राम को मिला दें तो बताइए विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। अब समझिए इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। सबसे पहले जब हम दोनों को मिला करके विलयन बनाते हैं, अब इस विलयन में आपने क्लोरोफॉर्म को भी मिला दिया है और साथ ही साथ मिला दिया है CH2Cl2 को। अब जब इन दोनों को मिला दिया है तो विलयन का वाष्प दाब कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। पहले विलयन में हम इसका वाष्प दाब निकालेंगे और विलयन में फिर इसका वाष्प दाब निकालेंगे, बाद में दोनों के वाष्प दाब को जोड़ देंगे। लेकिन सवाल उठता है कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। प्रोसेस क्या है, दोनों का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब दिया है, एक का दिया है 200 और एक का दिया है 4.5, यानी दोनों का क्लोरोफॉर्म का पी नॉट का मान हो गया 200 और CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमेथेन का 4.5 दिया है। अब विलयन में जब इन दोनों को घोला गया तो देखिए दोनों की मात्राएं दिया है, तो पहला काम विलयन में हम दोनों का मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका किसका, क्लोरोफॉर्म का भी और डाइक्लोरोमेथेन का। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का भार कितना दिया, 51 ग्राम दिया हुआ है। अब अगर क्लोरोफॉर्म का 51 दिया हुआ है भार, तो उसके बाद क्लोरोफॉर्म का भार निकालिए, क्लोरोफॉर्म के मोलों की संख्या निकालिए। देखिए एक के मोल पता हो गए। अब सेम प्रोसेस से आप दूसरे के मोल को भी पता करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए CH2Cl2 के मोलों की संख्या भार निकाला, उसका भार निकाला, उसके मोलों की संख्या निकाला, तो दोनों के मोल पता हो गए हैं। अब इसके मोलों की संख्या है 0.43, इसके मोलों की संख्या है 0.24। तो हम ये पता करेंगे विलयन में कुल कितने मोल हो गए। क्योंकि विलयन इन दोनों को मिला के बना था तो हमने दोनों के मोलों को जोड़ दिया है और जोड़ने पर हमारे पास मोल आ गया 0.67, ये आ गया है। इसके सिवा प्रश्न में आप देखिए दोनों का शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब दिया था, क्लोरोफॉर्म का भी और डाइक्लोरोमेथेन का शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब दिया था। तो देखिए जब आपने दोनों के मोलों की संख्या निकाल लिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मोल प्रभाज निकालेंगे। कैसे, पहले हमने क्लोरोफॉर्म का मोल प्रभाज निकाला, कैसे, जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोल बटा विलयन में कुल मोल निकाला, तो एक का मोल प्रभाज 0.64 है। अब डाइक्लोरोमेथेन का मोल प्रभाज निकालेंगे तो एक में से घटा देंगे तो इसका मोल प्रभाज हो गया 0.36। अच्छा, प्रश्न में दोनों का ही शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब दिया था जो मैंने शुरू में बताया था। शुद्ध क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब देखिए पी नॉट दिया है और शुद्ध इसका दिया हुआ है। अब मैंने क्या कहा था कि विलयन में हम दोनों का दाब निकालेंगे, तो विलयन में पहले हम क्लोरोफॉर्म का दाब निकालेंगे। कैसे, देखिए किसी भी विलयन में अगर आपको दाब निकालना है तो आप शुद्ध, जैसे मान लीजिए हमको क्लोरोफॉर्म का दाब निकालना है तो उसकी शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब लीजिए और उसका मोल प्रभाज दोनों का गुणा कर दीजिए, जितना भी दाब आएगा वह विलयन में क्लोरोफॉर्म द्वारा लगाया गया वाष्प दाब है, जो कि आया 128। इसी तरीके से विलयन में CH2Cl2 का दाब निकालेंगे तो देखिए उसका शुद्ध अवस्था वाला वाष्प दाब आपने यहाँ लिया है और उसका मोल प्रभाज निकाला, दोनों का गुणा किया तो यहाँ पर आ गया है 1.6। अब चूंकि विलयन का कुल वाष्प दाब पूछा है तो विलयन में क्लोरोफॉर्म लगा रहा है इतना दाब और डाइक्लोरोमेथेन लगा रहा है इतना दाब, तो दोनों का कुल दाब कितना होगा। देखिए दोनों को हमने यहाँ पर क्या किया है, दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद आप देखिए यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई 129.62 और यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ दिया है 0.10 मोल पर लीटर, यानी 0.10 मोल पर लीटर यानी मोलरता वाले एक विलयन से बने कॉलम का प्रतिरोध इतना दिया है, इसका व्यास दिया है, लंबाई दिया है 50 सेंटीमीटर और कह रहा है इसकी प्रतिरोधकता निकालिए। प्रतिरोधकता मतलब आप सभी को मालूम होगा, रो निकालना है, चालकता यानी कपा निकालना है और मोलर चालकता यानी लैम्डा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उससे पहले एक वर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये कॉलम शब्द का मतलब होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वैद्युत अपघट्ट का विलयन लेते हैं
तो जब उसका प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं या उसका प्रतिरोध या चालकता कुछ निकाल रहे होते हैं तो उसको एक ऐसे सेल में बंद किया जाता है जो कि बेलनाकार होता है। इसको ही हम नॉर्मली एक कॉलम का नाम देते हैं। इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो होती है यल होती है और इनका जो क्षेत्रफल होता है उसको हम ए मानते हैं। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? बेलनाकार नली है तो आप बताइए, अगर मैंने इसमें पूरा विलियन भर दिया, सपोज कीजिए इसमें मैंने पूरा ये विलियन भर दिया, ये मैंने विलियन भर दिया, तो विलियन कितनी लंबाई तक भरी गई है? विलियन आपकी भरी गई है जितना कॉलम की लंबाई है। और कॉलम की लंबाई कितनी है? अभी आपने कॉलम की लंबाई निकाला था, कॉलम की लंबाई को हमने माना था क्या? एल माना था। यानी यहाँ से यहाँ तक जो विलियन भरा गया है वो कॉलम की ही लंबाई है, यानी विलियन की भी लंबाई उतनी ही होगी। अब इस प्रश्न को लगाएंगे कैसे? देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, प्रश्न में सबसे पहले जो दिया है वो दिया है विलियन की मोलरता दिया है। देखिए हमने लिख दिया। अब कॉलम का प्रतिरोध दिया हुआ है कि कॉलम का प्रतिरोध कितना है। तो देखिए कॉलम का प्रतिरोध यहाँ दिया, प्रतिरोध सबको मालूम है, आर से लिखते हैं, देखिए वो हमने लिख दिया है। अब इसका व्यास दिया है। व्यास का मतलब समझिएगा, जब मैंने बताया था कि कॉलम बनाते हैं तो कॉलम में ये जो आपको ये यहाँ हिस्सा दिखाई दे रहा है ये व्यास है। व्यास कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो आप बताइए अगर व्यास 1 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या अगर मैं निकालना चाहूँ जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा वो कितना होगा? त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, व्यास का आधा करते हुए, व्यास 1 सेंटीमीटर था तो त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालेंगे। सवाल उठता क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे? क्योंकि जब हम प्रतिरोधकता निकालने जाएंगे तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है R इंटू यल बाई ए। तो यल की वैल्यू लेंथ है, लेंथ आपने देखिए यहाँ लिखा है लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो यल की वैल्यू तो हमको पता है, ए की वैल्यू कहाँ से पता होगी? इसके लिए हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालते हैं। चूँकि अनुप्रस्थ काट जो हमारा यहाँ पर है जिसको मैं बार बार शेड कर रहा हूँ, ये हमारा जो होता है वृत्त के फॉर्म में होता है। तो हम वृत्त का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर आर की वैल्यू देखेंगे तो देखिए ए का मान निकल गया। अब आपको आर पता है, यल पता है, ए पता है, तो यहाँ से हम प्रतिरोधकता का मान ज्ञात कर लेंगे। और देखिए यहाँ से प्रतिरोधकता का जो मान आया है कैलकुलेट करने पर वो इतना आ जाएगा। प्रतिरोधकता यानी रो निकल गया तो आप चालकता निकाल सकते हैं, क्योंकि चालकता रो का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, तो 1/रो करेंगे। 1/रो करते हुए यहाँ पर अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू रखेंगे, देखिए निकल गया। और मोलर चालकता कैसे निकालते हैं? सबको मालूम है, मोलर चालकता के लिए जो चालकता होती है उसमें हम 1000 का गुणा करके यम से भाग करते हैं। तो कपा का मान देखिए आपने अब यहाँ निकाला था वो वैल्यू रख दीजिए, 1000 का गुणा कर दीजिए और नीचे यहाँ पर मोलरता का मान शुरू में यहाँ पर दिया हुआ था ये रख दीजिए, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है कारण सहित बताइए Cr++ अपचायक क्यों है जबकि Mn++ ऑक्सीकारक है, जबकि दोनों का विन्यास D4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्रोमियम और Mn 3+, क्रोमियम पे 2+ है, Mn पे 3+ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। सबको मालूम है क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, D में 5 होता है। वहीं अगर हम बात करें Mn का तो यहाँ 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 3d5। अब अगर क्रोमियम पे 2+ मैं ला रहा हूँ, यानी क्रोमियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन डी में से जाएगा। तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया और डी का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब क्रोमियम पे 2+ आया तो क्रोमियम पे 2+ आने में डी पर 4 इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमियम पे 3+ आता तो 3+ आने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता और D5 से 2 इलेक्ट्रॉन जाता। ऐसी कंडीशन में डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचते, कब? जब क्रोमियम पे 3+ आता। अब अगर यही सिचुएशन हम मैग्नीज के साथ समझें तो मैग्नीज पे जब मैं डबल+ लाऊंगा तो डबल+ का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s से, तो 3d के 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो देखिए यहाँ Mn के 2+ में 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचे। लेकिन अगर Mn भी 3+ निकालता, यानी 3 इलेक्ट्रॉन उस पर 3 इलेक्ट्रॉन निकलते तो 2 निकलता यहाँ से और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता, तब यहाँ 3d में कितना इलेक्ट्रॉन बचता? 4। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि Cr++ अपचायक क्यों है और Mn++ ऑक्सीकारक क्यों है? बहुत आसान है।
आप सबने पढ़ा होगा कि अपचायक पदार्थ वो होते हैं जिनका खुद क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका मतलब यहाँ क्रोमियम डबल प्लस अपना ऑक्सीकरण करेगा, मतलब आवेश बढ़ाएगा। इसका साफ मतलब है कि क्रोमियम अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा Cr ट्रिपल प्लस में। सवाल उठता है क्यों बदलने की कोशिश करेगा? तो देखिए इसका बहुत आसान सा आंसर ये होता है कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये बदलेगा क्यों, तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा ऐसे समझिए। हम अगर बात करें तो यहाँ क्रोमियम के पास अगर देखिए 1 2 3 4 5 हैं, ठीक है। क्रोमियम के डबल प्लस में अभी इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आप कहोगे 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन अभी हैं उसके पास, ठीक। लेकिन जब वो क्रोमियम ट्रिपल प्लस में बदलेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी? 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 3d4 3d3 में क्यों बदल रहा है या बदलने का फ़ायदा क्या है? एक्चुअली में 3d4 से जब वो 3d3 बनाएगा तो वो अस्थाई हो जाएगा। अस्थाई क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा होगा तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि हमारा डी उपकोष 2 सेटों में टूटता है, T2G में और EG में। अगर मैं यहाँ से इस सेट को तोड़ूँ तो ये हमारे जो 3 वाले कक्षक हैं, जिनको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ शेड, अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ देखिए ये T2G हैं और ये जो 2 कक्षक बन गए ये क्या हैं? EG हैं। तो आप बताओ जब क्रोमियम डबल प्लस अपने आप को क्रोमियम ट्रिपल प्लस में बदलेगा तो उसके T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए कि नहीं आ गए? अब T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए सभी कक्षकों में, तो यह अस्थाई होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में कि सभी कक्षकों में जब या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी वो आधे भरे होते हैं या पूरे भरे होते हैं, तो वो अस्थाई हो जाते हैं। इसका मतलब अगर क्रोमियम डबल प्लस अपने आप को क्रोमियम ट्रिपल प्लस में बदल लिया तो वो अस्थाई हो जाएगा। और अस्थाई होने के लिए क्रोमियम डबल प्लस को अपना ऑक्सीकरण करना होगा, और ऑक्सीकरण करने का मतलब है वह पदार्थ क्या हो गया? अपचायक। तो क्रोमियम डबल प्लस अपने आप को अस्थाई करने के लिए क्रोमियम ट्रिपल प्लस में बदलता है ताकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d4 की जगह 3d3 हो जाए और वो अस्थाई हो जाए। इस वजह से क्रोमियम डबल प्लस हमारा क्या है? अपचायक है। अब वहीं Mn ट्रिपल प्लस का देख लीजिए। Mn ट्रिपल प्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो Mn ट्रिपल प्लस में 3d4 और यहाँ क्या है? 3d5। इससे क्या हो जाएगा? फिर वही बात है कि आइए देखते हैं कि ये Mn ट्रिपल प्लस ऐसा क्या करेगा। देखिए अगर मैं आपको डी कक्षक समझा पाऊँ तो डी कक्षक में देखिए 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अब अगर इनमें मैं इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करूं तो इनमें इलेक्ट्रॉन भरते समय, चलिए भरते हैं, 3d4 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4। अभी देखिए यह अस्थाई नहीं है क्योंकि इसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचे हैं, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर अगर कोई बच्चा कह रहा सर जी इसको T2G या EG से समझें हम, तो कैसे समझेंगे? तो तब भी आसान है। आप एक काम करो, इसको T2G EG से भी समझ सकते हो। ये देखो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करता हूँ तो 3 का सेट T2G और 2 का सेट EG है। अब आप देखो T2G के सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या EG के भी दोनों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक जैसे सम्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास में नहीं आते हैं तब तक ये अस्थाई नहीं है। यानी अभी EG कहेगा कि नहीं भाई मेरे एक कमरे में तो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में नहीं है, तो मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अभी मैं अस्थाई नहीं हूँ। इस वजह से अब क्या होता है कि Mn डबल ट्रिपल प्लस अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है Mn डबल प्लस में। उससे क्या होगा? 3 प्लस से 2 प्लस यानी आवेश घटेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो जहाँ 3d4 है वहाँ 3d क्या हो जाएगा? 5। और जब 3d5 हो गया तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए सभी कक्षकों में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। अब यह अस्थाई हो गया। इसका मतलब Mn ट्रिपल प्लस अपने आप को अस्थाई बनाने के लिए Mn डबल प्लस में कन्वर्ट होता है। अब चूँकि यहाँ 3 प्लस से 2 प्लस में बदलना अपचयन होता है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। बात समझ में आई? अब इस चीज़ को लिखेंगे कैसे? तो देखिए हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, फिर वहाँ नीचे आंसर भी लिखा है कि क्रोमियम के लिए Cr डबल प्लस की अपेक्षा Cr ट्रिपल प्लस ज़्यादा अस्थाई होता है। देखिए इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा अस्थाई क्यों है? क्योंकि इसके T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब Cr डबल प्लस के Cr ट्रिपल प्लस में परिवर्तित होने से जो हमारा 3d4 है वो 3d3 में परिवर्तित होता है। अब यहाँ देखिए लिखा है कि 3d3 यानी T2G3 अधिक अस्थाई होता है, अतः Cr डबल प्लस क्या है? अपचायक है। जबकि Mn के लिए जब ट्रिपल प्लस डबल प्लस में बदलना है तो डबल प्लस अधिक अस्थाई होता है। देखिए लिखा है Mn डबल प्लस ज़्यादा अस्थाई होता है। तो Mn ट्रिपल प्लस के Mn डबल प्लस में परिवर्तित होते समय हमारा जो 3d4 है वो बदल गया 3d5 में। 3d5 अधिक अस्थाई होता है
और अधिक अस्थायी है, यानी Mn3+ क्या है यहाँ पर अपचायक है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है धातुएं अपनी उच्चतम ऑक्सीय अवस्थाएं केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही क्यों प्रदर्शित करती हैं? बहुत आसान है। फ्लोराइड और ऑक्साइड का मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन जब जुड़ने जाती हैं तो आपको मालूम है ये आवर्त सारणी के सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। यानी जब इसके सामने कोई धातु आएगी तो धातुओं के ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेंगे, खींचेंगे, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो अपने ऊपर माइनस ज़्यादा बनाना चाहेंगे। इस वजह से वो सामने वाले धातु के ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, जिसकी वजह से धातुओं पर ज़्यादा से ज़्यादा प्लस आएगा और धातुएँ इन दोनों के चलते अपनी कौन सी अवस्था दिखा सकते हैं, उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखिए आंसर में भी लिखा है कि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन का आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, जिससे धातुओं को उनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक ऑक्सीकृत कर सकती हैं। यही कारण है कि धातुएं अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं केवल ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा है सामान्यतः संक्रमण धातुएं रंगीन आयन क्यों बनाती हैं? सबको मालूम है अगर रंगीन आयन बन रहा है तो इसका मतलब है कि उसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। संक्रमण धातुओं के ज़्यादातर डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आंशिक रूप से डी कक्षक बने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनके पास हैं, तो वो कैसे यौगिकों का निर्माण करेंगे? रंगीन यौगिकों का निर्माण करेंगे। ये संक्रमण धातुओं का एक सामान्य गुण है। अब यहाँ पूछा अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं? सबको मालूम है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने एक अभिक्रिया लिखा 2A प्लस यहाँ B और यहाँ से हमने बना दिया उत्पाद। अब इस अभिक्रिया में हमने क्रियाकारी के एक 2 अणु लिए हैं और B का 1 अणु लिया, यानी यहाँ इस अभिक्रिया में क्रियाकारी के कुल 3 अणु भाग ले रहे हैं। अब अभिक्रिया का वेग कितने अणुओं पर निर्भर करेगा, ये हम प्रयोग जब करेंगे तो हमको ये भी पता चल सकता है कि अभिक्रिया का वेग ए के 2 अणु पर निर्भर तो कर रहा है, लेकिन बी के किसी अणु पर निर्भर नहीं कर रहा है, या ए के 2 अणुओं पर नहीं केवल 1 अणु पर निर्भर कर रहा है और बी के 1 अणु पर निर्भर कर रहा है, या दोनों के अणुओं पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो अभिक्रिया का वेग जितने अणुओं पर निर्भर करता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, जो कि हम प्रयोग करके निकालते हैं। और किन अणुओं पर निर्भर करता है? जिनका सांद्रण बदलता है। तो कोटि की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, यानी जिन पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है और जिनके सांद्रण में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कोटि प्रयोग करके ही निकाली जाती है। अब जैसे इस अभिक्रिया की कोटि देखिए 0 है, इसका मतलब इस अभिक्रिया की कोटि 0 होने का मतलब है इस अभिक्रिया का वेग ना तो हाइड्रोजन के अणु पर निर्भर करेगा ना क्लोरीन के अणु पर निर्भर करेगा। ऐसे ही कुछ अभिक्रियाओं में कोटि 1 होती है, कुछ अभिक्रियाओं की कोटि 2 होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी दिया था बड़ा मज़ेदार कि अगर मैं आपको किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिख के दे दूँ तो आप कोटि कैसे पता करेंगे? ये बहुत आसान होता है। यहाँ देखिए कि यहाँ पर वेग नियम में जो आपका पहला क्रियाकारी ए है उस पर घात आधा है और दूसरा क्रियाकारी जो बी है उस पर घात 3/2 है। किसी भी वेग व्यंजक को लिखा हुआ अगर दे दिया जाए तो आप क्रियाकारी पर जितने घात हैं ना, आप उनको जोड़ लो, वही अभिक्रिया की कोटि होगी। कैसे? आप देखो यहाँ पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर देखिए अभिक्रिया पर क्रियाकारी की सांद्रता पर घात कितना दिया, 1/2 और 3/2। तो देखिए यहाँ पर मैंने वही किया है, 1/2 3/2 को जोड़ दिया है, कुल सॉल्व किया तो अब 2 आया, यानी यहाँ अभिक्रिया की कोटि 2 है। अगले प्रश्न में देखिए पहले पे घात 3/2 दिया, दूसरे पे घात दिया है -1, तो देखिए 3/2 और -1 को मैंने जोड़ दिया है तो आधा आया है। अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो भिन्नात्मक भी होती है, तो उसमें घबराइएगा नहीं कि 1/2 आया तो आपका आंसर गलत है। अगला दिया है कोलराउश का नियम क्या है? सबको मालूम है कोलराउश ने कहा था कि आप कोई भी वैद्युत अपघट्य जो आपकी इच्छा हो आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने कोई वैद्युत अपघट्य लिया है, कोई भी BaCl2 NaCl जो आपकी इच्छा करो, सपोज करो हमने BaCl2 लिया है। अब इसको जब मैं घोलूँगा और अनंत तन्यता कर दूँगा, अनंत तन्यता मतलब इतना पानी मिला दिया कि उसकी सांद्रता लगभग 0 के आसपास हो गई, या उस विलयन की तन्यता अनंत हो गई, यानी वो इसलिए की गई ताकि यह पदार्थ पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाए। अब मान लो ये Ba पे डबल+ हमको दिया और Cl- भी देगा, वो भी कितनी बार? 2 बार। तो कोलराउश का ये कहना है कि जब अनंत तन्यता हो चुकी हो, यानी वह वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से टूट चुका हो, तो इसकी जो मोलर चालकता होती है वो इसके आयनों की चालकता के योगफल के क्या होती है? बराबर होती है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है इस नियम के अनुसार, देखिए अनंत तन्यता पर
किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके जो धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वैद्युत अपघट्ट धनायन भी देता है और क्या देता है, ऋणायन। तो आप दोनों की मोलर चालकता जोड़ लीजिए। अब जैसे मैंने MgCl2 लिया है, तो MgCl2 में देखो दो आयन है, एक Mg और एक Cl- जो कि 2 बार है। तो आप इसको लगाएंगे कैसे, देखिए अगर आपको MgCl2 की मोलर चालकता निकालनी है तो आप देखो Mg आयन की चालकता और Cl- की आयन की चालकता को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। Cl- में आपने 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि MgCl2 में Cl 2 बार मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ खास ध्यान देने वाली बात क्या होती है, खास ध्यान देने वाली बात ये होती है, पूरे पदार्थ के लिए आप ये वाला लेमडा यूज़ करेंगे और आयनों के लिए ये वाला लेमडा यूज़ करेंगे। पूरे पदार्थ के लिए जो लेमडा यूज़ होता है उसको उल्टा V बना दीजिएगा, और यह वही लेमडा है आयनों वाला जो हम लोग बहुत पहले से यूज़ करते हुए आए हैं। अब इसी प्रश्न में दिया है कि 298 केल्विन पर, देखिएगा यहाँ इस प्रश्न में दिया है 298 केल्विन पर कैल्शियम और Cl- की चालकता दिया है। देखिए दोनों की मोलर चालकता, सीमांत मतलब जब उसकी सीमा का अंत हो चुका है, यानी वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में क्या हो चुका है, टूट चुका है। इन दोनों की मोलर चालकता दिया, यानी कैल्शियम आयन की चालकता दिया और Cl- की, दोनों की चालकता दिया है। CaCl2 की चालकता निकालना है, तो करना क्या है, आप कैल्शियम की चालकता जोड़ेंगे और Cl- चूँकि 2 बार मिलेगा Cl में, इसलिए 76.3 में 2 का गुणा करके इनको जोड़ेंगे। कैसे लगेगा, यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोनों की आयनों की चालकता दिया है। अब आयनों की चालकता के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये वाला लेमडा यूज़ करेंगे, और जब हम CaCl2 के लिए लेमडा यूज़ करेंगे तो उल्टा V बना देंगे। अब इस CaCl2, कोलराउस का नियम क्या कहता है, किसी भी पदार्थ की चालकता निकालनी है तो उसके जो आयन है, अब CaCl2 में एक आयन Ca है, दूसरा आयन Cl- है, तो दोनों को जोड़ेंगे। चूँकि Cl 2 बार है तो हमने यहाँ 2 का गुणा कर दिया है, दोनों को वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं अगले पर, दिया है किसी विलेन की चालकता तनुका के साथ क्यों घटती। तनुका मतलब पतलापन, यानी पानी मिलाएंगे, विलेन को पतला करेंगे तो चालकता क्यों घट जाती है। तो देखिए इसको समझ लीजिए। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई विलियन लिया था, ये विलियन है। अब इस विलियन में मान लेते हैं अभी आयतन इतना था, और इस समय इसमें जो धनायन थे, मान लेते इसमें ऐसे धनायन 4 थे और ऋणायन भी कितने थे, 4 थे। ठीक है, ये 4 ऋणायन थे। अब इसमें आपने पानी मिला दिया, चलो भाई पानी मिलाते हैं। अब इसमें जब हम पानी मिला देंगे तो पानी मिलाने का साफ मतलब है कि यहाँ पर विलयन का आयतन तो बढ़ेगा। चलो भाई बढ़ा देते हैं, थोड़ा पात्र को बड़ा करते हैं, और हमने पानी मिला करके आयतन यहाँ तक कर लिया। अब देखो जहाँ पहले आयतन यहाँ तक था, अभी वो आयतन यहाँ हो गया। तो अगर हम उतने ही आयतन की तुलना करें तो यहाँ पर देखिए उतने ही आयतन की तुलना करेंगे, तो आप बताइए जब आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाने पर जब आयतन बढ़ा तो कुछ आयन भी ऊपर उठ गए होंगे। चलो मान लेते हैं एक धनायन एक ऋणायन ऊपर उठ गए, तो अभी उतने ही आयतन में आयनों की संख्या कितनी बची, 3 प्लस और 3 क्या हो गया, माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 आयन हमारे ऊपर चले गए हैं। अब अगर उतने ही आयतन की आप तुलना करिए तो पहले उतने ही आयतन में कुल आयनों की संख्या 8 थी और अभी कुल आयनों की संख्या 6 हो गई है। आयनों की संख्या घट गई, आयनों के चलते ही चालकता होती है। जब आयनों की संख्या घट गई तो चालकता भी क्या होगी, घट जाएगी। लिखेंगे कैसे, देखिए किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तनुता बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। यानी तनुता बढ़ाने पर वैद्युत अपघट्ट विलयन की विशिष्ट चालकता में क्या होती है, कमी होती है। विशिष्ट चालकता कहिए या चालकता कहिए, उससे कोई फर्क नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अभिक्रिया 2A उत्पाद में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 से 0.4 हो गई है। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया के वेग की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सांद्रता में जब परिवर्तन निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, ए की सांद्रता 0.5 से 0.4 हुई है, तो जब हम सांद्रता निकालेंगे तो यहाँ पर ए की सांद्रता में परिवर्तन के लिए बाद वाली सांद्रता जो कि 0.4 था उससे 0.5 को माइनस करेंगे। तो देखिए 0.4 से 0.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है, एक्चुअल में ये वैल्यू आनी चाहिए -0.1, और यहाँ पर लिख देंगे मोल पर लीटर, ये आ गया। यानी देखिए ए की सांद्रता 10 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँची है। तो जब भी सांद्रता में परिवर्तन निकालते हैं तो हम बाद वाली सांद्रता में से पहली वाली सांद्रता को माइनस करेंगे। तो 0.4 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो यहाँ पर आई थी वो पॉजिटिव लिख दिया गया था, जो कि गलत है। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, यानी -0.1 मोल पर लीटर आ गया। अब समय अंतराल कितना दिया है, समय अंतराल आपका 10 मिनट दिया है।
अब अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो देखिए पहले चिन्ह लिखा है माइनस, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए माइनस बना हुआ है, ठीक है। माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि हम क्रियाकारी से ही अब क्रिया का वेग निकालना है। अगर उत्पाद से निकालते तो प्लस लिखते। फिर दो अणु हैं तो जितने अणु होते हैं उतना 1 कर देते। दो अणु है तो देखिए मैंने 1/2 कर दिया है, 1/2। अगर 3 अणु होते तो हम 1/3 करते और फिर डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करके आप देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -1/2, और देखिए यहाँ पर जो मिस्टेक था, जो माइनस का चिन्ह लगना था, देखिए यहाँ पर वो माइनस का चिन्ह आ गया है, -0.1 जो यहाँ पे मिस्टेक था, माइनस आगे लगा दिया था, -0.1 डिवाइडेड बाई 10, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भैया है विभेद कीजिए अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तो आणविकता कोटि में विभेद करना और एक औसत और ताक्षणिक वेग में। तो देखिए आपको बताया गया है आणविकता कैसे निकालते हैं। एक आणविकता निकालने के लिए किसी रासायनिक अपक्रिया में क्रियाकारी के कितने अणु भाग ले रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, वही उसकी क्या कहलाती है, आणविकता। लेकिन कोटि की परिभाषा अभी इसी पेपर में ऊपर आपने पढ़ा था कि उन अणुओं की संख्या जिन पर अपक्रिया का वेग क्या करता है, निर्भर करता है, वो कोटि कहलाती है। आणविकता का निर्धारण के लिए आपने कैलकुलेशन कर लिया, गणना कर लिया, हो गया। कोटि का निर्धारण बिना प्रयोग के नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज़, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती। ये सही है, अभिक्रिया की आणविकता किसी भी दशा में शून्य नहीं होगी, क्योंकि आणविकता की परिभाषा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। अब कोई ऐसी अभिक्रिया ही नहीं है जिसमें अणु भाग ही ना ले, तो अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होगी। लेकिन आप सबको मालूम है अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। आणविकता का मान उसकी कोटि से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कोटि का मान कभी उसकी आणविकता से ज़्यादा नहीं होगा। और याद रखिएगा आणविकता सदैव पूर्णांक होती है, जैसे 1, 2, 3। कोटि का मान भिन्नात्मक भी होता है, जैसे आधा हो गया, 3/2 हो गया। तो कोटि का मान पूर्णांक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। अब दिया है औसत और ताक्षणिक वेग में विभेद लिखिए। तो अभिक्रिया का औसत ताक्षणिक वेग में तो जो बड़ा विभेद होता है वो यही है कि औसत वेग में हम समय अंतराल लंबा लेते हैं, यानी आप कोई प्रयोग कर रहे हैं जिसमें आप अभिक्रिया का वेग निकालना चाहते हैं, तो एक निश्चित समय अंतराल होता है, वो 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 1 साल, 2 साल, जो भी हो जाए। ताक्षणिक वेग में हम उसी समय निकालते हैं, यानी हम वहाँ पे समय का अंतर ज़्यादा देते ही नहीं हैं। तो देखिए दोनों की डिफिनीशन लिखते समय परिभाषा लगभग सेम होती है, बस यहाँ आप निश्चित समय अंतराल की बात करेंगे और यहाँ किसी क्षण विशेष की बात करेंगे। बाकी दोनों में क्रियाकारी या क्रियाफल की सांद्रता में परिवर्तन की दर ही निकालनी रहती है। तो ये अंतर याद रखिएगा, औसत में समय अंतराल बहुत कम होता है, ताक्षणिक में किसी भी क्षण यानी समय अंतराल होता ही नहीं, ना के बराबर उसी समय हम क्रिया का वेग निकालते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संकुलों के आईपीएसी नाम लिखिए। देखिए इनका आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, बहुत आसान है। अगर आपको इनका नाम लिखना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो मंडल का नाम लिखें, क्योंकि मंडल पहले मिला, सहायन बाद में। मंडल का नाम पहले कैसे लिखते हैं, देखिए मंडल में कोबाल्ट धातु है, NH3 और Cl है। सबसे पहले ये पता करेंगे कि मंडल पे आवेश कौन सा आया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा सहायन Cl है, Cl पे माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ मंडल पे प्लस होगा। मंडल मतलब ये जो बड़ा ब्रैकेट है इस पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। मंडल पे प्लस होना इसलिए ज़रूरी होता है या माइनस होना ये पता करना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर हमारे मंडल पे प्लस है तो धातु का सामान्य नाम लिखा जाता है, और अगर हमारे मंडल पे माइनस आ गया तो धातु का नाम उसके लैटिन नाम से लेना होता है, लास्ट में 8 सफिक्स जोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए Cl पे चूँकि माइनस है तो इसका मतलब ये जो मेरा मंडल है इस पर प्लस आएगा, ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट चार्ज ही आता है। अब कैसे इसका नाम हम जोड़ेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए मंडल के नाम में सबसे पहले देखिए 2 लिगेंड हैं, एक NH3 एक Cl। NH3 को एमीन कहते हैं, Cl को क्लोराइडो कहते हैं। तो चूँकि एमीन ए से शुरू होगा इसीलिए हम पहले एमीन का नाम लिखेंगे, 5 बार है तो देखिए इसका नाम हमने यहाँ लिख दिया है पेंटा एमीन, लिख दिया है। उसका Cl को क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं, तो ये देखिए हमने क्लोरो लिख दिया है। उसका धातु का नाम लिखिए, धातु कोबाल्ट है। कोबाल्ट हमने क्यों लिखा, क्योंकि मंडल पे हमारे प्लस आया था, अगर मंडल पे माइनस आता तो इसका नाम कोबाल्टेट लिखते। फिलहाल मंडल पे प्लस था तो कोबाल्ट हमने लिख दिया है। अब उसके बाद कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या रोमन में आपको लिखनी होती है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकला अभी बता देते हैं। और बाहर Cl है, यही Cl जब अंतर होता है तो इसका नाम क्लोरो है, यही Cl बाहर चला गया तो इसका नाम क्लोराइड हो जाता है, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है तो क्लोराइड लिखेंगे, तब क्लोरो नहीं लिखेंगे। अंदर वाले Cl का नाम देखिए क्लोरो है, लेकिन बाहर वाले Cl का नाम क्लोराइड है, क्योंकि यह सहायन है। अब अगर आपको ये देखना है कि यह ऑक्सीकरण संख्या 3 कैसे आई, तो चलिए बता देते हैं, बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना ये होता है कि जो धातु दिया है इस धातु पर कोई आवेश नहीं है, तो इस धातु पर कोई आवेश नहीं है तो आप यहाँ लिखेंगे बराबर 0, यानी इस पर कोई आवेश नहीं है। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आप यक्स मानिएगा।
अब देखिए NH3 पर कोई आवेश नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0, Cl पे एक Cl पे -1 और यहाँ 2 Cl है तो -2। अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 3, यही 3 हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि K2NiCN4 का नाम क्या होगा। देखिए अब यहाँ बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा यहाँ आयन प्लस है, के पर प्लस होता है, तो ये जो मंडल है ये हमारा माइनस है। अब अगर मंडल पे माइनस आ गया, कितने माइनस आएंगे वो भी देख लीजिए, के 2 बार है, एक के पर एक प्लस, तो यहाँ 2 के मतलब 2 प्लस, तो मंडल पे 2 माइनस आएगा। खैर उससे हमें काम नहीं है, हमको केवल ये जानना होता है कि मंडल पे प्लस आया या माइनस। तो फिलहाल मंडल पे माइनस है, तो ध्यान रखिएगा जब मंडल का नाम लिखेंगे तो धातु का नाम उसके लैटिन वर्ड में लिखेंगे 8 लगा करके। चलिए अब इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको कौन मिला है, पोटेशियम, 2 बार मिला, 20 बार मिला, उससे हमें मतलब नहीं, केवल उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखा है पोटेशियम। उसके बाद जब हम मंडल का नाम लिखेंगे, मंडल में देखिए CN मिला है, CN को साइनो कहते हैं, 4 बार है, तो देखिए यहाँ इसका नाम लिखा है टेट्रासाइनो। अब Na का नाम उसके लैटिन वर्ड से 8 लगा के, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम निकलेट लिखा है। ठीक, और उसके बाद धातु की ऑक्सीकरण संख्या जो कि 2 आई है। कैसे आई है, चलिए इसको सीख लेते हैं कि कैसे 2 आई है। तो देखिए पूरे पर कोई आवेश नहीं कंपाउंड पे दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 0। यहाँ पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, 2 पोटेशियम है, तो यहाँ लिख देंगे +2। Na का x मान लीजिए आप लोग, और एक CN पे एक माइनस होता है, तो 4 CN 4 माइनस। अब बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 2, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है और डी कक्षकों का अधिग्रहण निकालना है, उपसंयोजन संख्या निकालना। अब ये कैसे लगेगा, ये बहुत आसान होता है। देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकाल के आपको बता देते हैं, जो कि बहुत आसान सा तरीका होता है। सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड में देखिए कोई आवेश नहीं है, तो आप लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ एक पोटेशियम जो बाहर सबसे पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, 3 पोटेशियम है तो 3 प्लस लिखेंगे। फिर कोबाल्ट है, इसका x मान लीजिए, और एक C2O4 यानी ऑक्सीलेट पे 2 माइनस होता है और 3 बार हैं, तो इनका -6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए, x का मान 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 लिखी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे MnH2O का होल 6SO4 दिया हुआ है। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए पूरे कंपाउंड पे फिर कोई आवेश नहीं है, तो आप लिखिएगा यहाँ पर, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे बराबर 0। Mn दिया है, Mn का आप x मानेंगे, जो कि हमारा केंद्रीय धातु है। जल पर कोई आवेश नहीं होता, 0। SO4 पे -2 होता। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ हमने दूसरे वाले में यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या लिख दिया +2। अब यहाँ आता है कि उपसहसंयोजक संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए बहुत आसान है। ये जो आपका CU केंद्रीय धातु का परमाणु है, आज देखते हैं कि इसने लिगेंड के साथ कितने उपसहसंयोजी बंध बनाए। देखिए ऑक्सीलेट द्विदंती लिगेंड होता है, यानी एक ऑक्सीलेट 2 उपसहसंयोजी बंध बनाता है, और ऑक्सीलेट यहाँ 3 बार है, तो एक ऑक्सीलेट 2 बार बंध बनाएगा, 3 ऑक्सीलेट 6 बार। तो यहाँ कोबाल्ट की उपसहसंयोजक संख्या कितनी हो गई है, देखिए 6 हो गई है। दूसरे वाले इसमें देखिए, इसमें केंद्रीय धातु कौन है, Mn है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, Mn के साथ जल जुड़ा है, जल एक दंती होता है, यानी एक बंध बनाता है और 6 बार है, तो ये भी 6 बनाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल उठता है सबसे बड़ी चीज़ कि डी कक्षकों का अधिग्रहण कैसे किया जाता है। वो आसान है, उसका T2G और Eg का फैक्ट होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ जब आप इस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते +3 था, यानी कोबाल्ट पे +3 आया, तो आप कोबाल्ट के +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आमतौर पर अगर हम कोबाल्ट के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो कोबाल्ट के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आता है 4s2 3d7। लेकिन जब कोबाल्ट पे 3 प्लस आएगा, 3 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से चले जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब डी में अगर 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप बताइए डी में 5 कक्षक होते हैं, T2G और Eg के सेट बनते हैं। ठीक है, ऑक्सीलेट है, तो वो क्या करेगा, ऑक्सीलेट जो हमारा होता है ये दुर्बल लिगेंड है। अगर ये दुर्बल लिगेंड की कंडीशन में जाता, तो यहाँ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, T2G में कितने होते हैं कक्षक, 3 कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2-2 करके कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे MnH2, इसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। अब 3D में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं,
तो 5 इलेक्ट्रॉन देखिए अस्थायित्व फैक्टर के आधार पे अगर भरे जाएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये सेट 3 के होते हैं जो T2G और बाकी जो 2 मैंने बना दिए ये EG हैं। मतलब यहाँ पर T2G का भी सेट है और EG का भी सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे T2G में कितना इलेक्ट्रॉन भरना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना होता है, और EG में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बच्चे के मन में डाउट है कि हम EG में ही 5 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भर दिए, तो EG में देखिए अगर आप ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए 2 कमरों में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, लेकिन आखिरी वाले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचा है। ये स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी होती है जब सभी कक्षकों में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो या तो सभी कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन हो। इसलिए 3D5 के केस में हमने सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया ताकि ये सममित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएं। तो आपके T2G में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई 3, मैंने लिख दिया, और EG में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आई है 2। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया है DNA और RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों होती है। तो देखिए इसमें हमको 2 तरीके का अंतर दिखाना, संरचनात्मक और क्रियात्मक। तो सबको मालूम है DNA के नाम का पहला अक्षर जो होता है D, वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा के लिए होता है, और RNA में पहला जो होता है राइबोज शर्करा के लिए होता है। तो पहला अंतर देखिए इसमें यही है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें राइबोज शर्करा होती है, ठीक। इसके बाद दूसरा अंतर नाइट्रोजनी क्षार देखिए, जहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार की बात होती है इसमें थायमीन होता है, और यहाँ कौन होता है, यूरेसिल। बाकी तीनों क्षार होते हैं। DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी द्विरज्जुक होता है, और ये एक रज्जुक होता है। DNA का काम होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक लक्षण से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाना। RNA प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो ये इनकी संरचनात्मक विभेद हो गए हैं। अगर हम बात करेंगे कि क्रियात्मक विभेद क्या, यानी क्रियाओं में क्या अंतर है, तो आप देखिए DNA आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है DNA में प्रतिलिपिकरण होता है, यानी डुप्लीकेशन होता है, जबकि इसमें डुप्लीकेशन नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र तथा नाम IPSC में लिखे। जैसे दिया द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब बच्चे कंफ्यूज है, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड मतलब क्या होता है। देखिए बहुत आसान है। पहले ब्यूटिल का मतलब होता है 4 कार्बन है, तो आप एक 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 कार्बन बना दिया। अब द्वितीयक शब्द का मतलब होता है, इसमें द्वितीयक कार्बन कौन है, द्वितीयक कार्बन वह होता है जो 2 तरफ कार्बन से घिरा होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे यही दोनों कार्बन 2 तरफ से घिरे। इस कार्बन को देखिए, इसके एक तरफ ये कार्बन आया तो एक तरफ ये कार्बन आया, तो ये द्वितीयक कार्बन हो गया। इसी तरीके से अगर इस कार्बन को भी देखेंगे तो इसके एक तरफ ये कार्बन आया, एक तरफ ये कार्बन आया, तो हमारे द्वितीयक कार्बन वही बीच वाले दोनों हैं। इन दोनों में से किसी एक पे आपको क्या करना है, Cl जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, Cl, क्योंकि क्लोराइड का। तो आपकी इच्छा है, मन करे दूसरे पे जोड़िए, मन करे तीसरे पे जोड़िए। मान लीजिए मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, ये Cl लिख दिया। अब Cl जोड़ने के बाद बाकी जगह आपको क्या करना है, बंध पूरा कर लेना हाइड्रोजन लगा के। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन लगा के 4 बंध पूरा कीजिए। इस कार्बन का 3 बंध पूरा, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। अब यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी। यही द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना हो गई। क्या इस संरचना में CH3, फिर आया CH3 के बाद क्या आया CH2, फिर CHCl, CH3, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम समझें तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर भी मैंने बताया है, CH3 CH2 CHCl CH3। अगला दिया है आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब ये आइसो क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा कि आइसो किस चीज़ को कहते हैं। तो देखिए अगर आपको कभी भी मान लीजिए आइसो को बनाना हो, कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे आइसो इस चीज़ को कहते हैं CH3 CH और यहाँ CH3, ये आपका आइसो समूह होता है। CH3 CH CH3 ये आइसो समूह है। पेंटिल कहा है, तो अभी आप बताओ जब आपने आइसो समूह बनाया है तो आइसो समूह में कुल कितने कार्बन आ गए। इसको हम फिर से बनाते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर आइसो समूह का मतलब है, पहले आप लिखेंगे यहाँ क्या CH3, फिर यहाँ लिखेंगे CH, यहाँ लिखेंगे CH3, ये आपका आइसो समूह होता है। इतना समूह आइसो है। पेंटिल कहा है, अब पेंटिल कहने का मतलब कार्बन की संख्या 5 लानी। अभी 3 कार्बन होते, 1 कार्बन 4, 1 कार्बन 5, और ब्रोमाइड मतलब यही जोड़ दो Br, हो गया। अब हर कार्बन के बंध पूरे कर लीजिए। तो देखिए क्या आया, CH3 CH CH2। अगर आप यहाँ हाइड्रोजन लगाते हैं तो देखिए यही आइसोपेंटिल ब्रोमाइड की संरचना है, ठीक। अब इसको जिसको सही से लिखना हो तो वो इस तरीके से देखिए लिखेगा। इसका IPSC नाम भी पूछा, तो IPSC नाम आप इजीली इसका बना सकते हैं कि IPSC नाम कैसे बनेगा। देखिए कितने कार्बन की आपको लंबी श्रृंखला मिली, यहाँ पे देखिए इतने कार्बन की लंबी श्रृंखला मिली,
नंबरिंग करेंगे इसमें, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, जिधर से आपको Br जल्दी मिला उधर से नंबरिंग करिए। तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। तो देखिए पहले कार्बन पे ब्रोमो है, तीसरे कार्बन पे मेथिल है, और कुल 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला क्या हो जाएगी, ब्यूटेन हो जाएगी। ठीक है, अगले पर आते हैं। दिया है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड की संरचना कैसे बनाएंगे, देखिए ब्यूटिल मतलब कुल 4 कार्बन है, इसमें एक कार्बन को तृतीयक बनना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे एक कार्बन लीजिए, इसके एक तरफ मान लीजिए हमने CH3 जोड़ दिया, एक तरफ CH3, तो यह कार्बन अभी दो तरफ कार्बन से जुड़ा है। अब हम देखिए एक और CH3 लगा दें, तो देखिए कुल 3 ओर से एक कार्बन जुड़ गया। ऐसा कार्बन, अब इस कार्बन को आप देखिए, यह कार्बन 3 तरफ कार्बन से घिरा, 1 2 और 3, ये 3 और कार्बन से गिर गया तो तृतीयक हो गया। ब्यूटिल कहा तो देखो कुल 4 कार्बन आ चुके हैं, 1 2 3 और 4, ब्यूटिल हो गया। क्लोराइड जोड़ना है तो पीछे क्या लगा देंगे, Cl, ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखिए इसकी संरचना ऐसे है। अगर कोई पूछता है कि भैया इसका IPC नाम भी बताइए, तो IPC नाम बहुत सिंपल है, 3 कार्बन की कोई लंबी श्रृंखला चुन लीजिए, मान लीजिए हमने ये चुन लिया, तो 3 कार्बन वाली श्रृंखला का नाम क्या लिखेंगे, देखिए प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपके दूसरे कार्बन पे क्लोरो और मेथिल है, चूंकि अल्फ़ाबेट में क्लोरो पहले आता तो देखिए पहले क्लोरो लिखेंगे फिर मेथिल लिखेंगे, तो इसका पूरा नाम होगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन करके। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। देखिए अभी आपको आइसोब्यूटिल क्लोराइड मैंने बताया था क्या होता है, आइसो मतलब बताया था मैंने कि आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखना है CH3, यहाँ CH, यहाँ CH3, और ये आइसो कर दिया आपने, ये आइसो है। ब्यूटिल कह दिया तो एक कार्बन और लगा दो, फिर Cl जोड़ दो, बाकी इस कार्बन के जितने बंध नहीं पूरे हो रहे हैं वो हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये आपके आइसोब्यूटिल क्लोराइड की संरचना हो जाएगी। देखिए दिया है, IPC नाम सेम आपका है, जैसे वहाँ पिछली बार ब्रोमाइड करके था, इस बार IPC नाम क्लोराइड करके लिख देना है। अब आता है नियोपेंटिल क्लोराइड। नियो क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। नियो जो हमारा होता है वो ये है, एक कार्बन लीजिए जिसके इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और यहाँ पर एक बंद खाली है, ये नियो समूह कहलाता है। अभी आप देखिए कुल कितने कार्बन हुए हैं, 1 2 3 और 4, और कहा कितना है 5, तो एक कार्बन और लगाइए, Cl लगाइए, और बंद किससे पूरा कर दीजिए, हाइड्रोजन से लीजिए, हाइड्रोजन से ये बंद पूरा हो गया, ये नियोपेंटिल क्लोराइड का हो गया। यानी CH3 फिर C, जिसके ऊपर नीचे CH3 होगा, फिर CH2 Cl होगा। तो देखिए अगला यही दिया है, CH3 C, ऊपर नीचे CH3 CH2 Cl। IPC नाम इसका अगर लिखना है किसी को, इसका IPC नाम कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए सबसे पहला काम, यहाँ पे कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला बनेगी, यहाँ पे ये देखिए इतने कार्बन की लंबी श्रृंखला, कितने कार्बन की, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, इधर से जिधर Cl नज़दीक मिलेगा, तो Cl जिधर से अगर नज़दीक मिलता है तो यहाँ पे कार्बन अगर काउंट करते हैं तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। अब पहले कार्बन पे देखिए क्लोरो है, ठीक है, दूसरे कार्बन पे 2 बार मेथिल है, तो देखिए 2 डाई मेथिल लिखा, और 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला है तो प्रोपेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन करके। आते हैं अगले पे। अब आता दिया निम्नलिखित में हेलोएल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि हेलोएरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। नाभिक रागी मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम शॉर्टकट में NU लिखते हैं और निगेटिव चार्ज लगा देते हैं। तो कह रहा है ये नाभिक रागी का प्रतिस्थापन क्यों देता है, और जो इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी को हम किससे लिखते हैं, E पॉजिटिव से लिखते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब सिंपली किसी ऋणायन से है, न्यूक्लियोफाइल का सिंपली मतलब किसी न किसी ऋणायन से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है। हेलोएल्केन कहा है, हेलोएल्केन का अगर हम सिंपली आपको समझाएं सूत्र, तो इसको एल्किल हैलाइड करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रहा है एल्किल हैलाइड, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे RX। अब कह रहा है कि RX ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन देगा, यानी अगर यहाँ मैं कोई न्यूक्लियोफाइल लाता हूँ, मान लो NU माइनस लाता हूँ, तो ये NU माइनस प्रतिस्थापन कर देगा X का, मतलब यहाँ से X को हटा के NU यानी न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह लेगा, तो हेलोएल्केन में ऋणायन का प्रतिस्थापन हो जाता है। जबकि यही पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रागी कौन होता है, E+, यानी धनायन का प्रतिस्थापन क्यों होता है। तो क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया हो, तो हेलोएल्केन में ऋणायन का प्रतिस्थापन आसानी से क्यों होता है, जबकि हेलोएरीन में इलेक्ट्रॉन रागी यानी E+ यानी धनायन का प्रतिस्थापन आसानी से क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन है हमारा। तो देखो होता क्या चीज़ है, अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखो
अगर हम जब बात करते कोई एल्किल हैलाइड की, जैसे मान लो मैंने मेथिल क्लोराइड ले लिया, ध्यान दीजिएगा, मेथिल क्लोराइड मतलब CH, यहाँ लिख दिया H, यहाँ लिख दिया H और यहाँ भी लिख दिया H, ये एक एल्किल हैलाइड है। अब इसमें ये जो हैलोजन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता काफ़ी ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के चलते क्या हो जाएगा, हैलोजन पे कौन सा आवेश आता है, हैलोजन पे आवेश आ जाएगा माइनस, ठीक है, और कार्बन पे आवेश कौन सा आ जाएगा, प्लस। अब यहाँ हैलोजन पे माइनस आवेश आ गया है, तो जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आसानी से इस बंध को तोड़ करके ये यक्स भाग जाएगा और NU उसकी जगह ले लेगा। यानी यहाँ पर एक ऋणायन को हटा के दूसरी ऋणायन उसकी जगह ले लेगा, यानी नाभिक रागी का क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। अच्छा, ये नाभिक रागी आक्रमण कहाँ करेगा, चूंकि इस पर माइनस है तो ये आक्रमण करेगा कहाँ पर, कार्बन, क्योंकि कार्बन पे कौन सा आवेश है, प्लस है। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है कि हेलो एल्केन में हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय का मतलब एक कार्बन पे प्लस आ गया, हैलोजन पे माइनस, तो इनके बीच जो बंध बना था वह बंध जो है उसमें एक सिरे पर क्या आ गया, प्लस, और दूसरे सिरे पर क्या आ गया है, माइनस। तो ये ध्रुवीय प्रकृति का है। हैलोजन परमाणु पे आंशिक ऋणावेश आ चुका है। आंशिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी बंध पूर्ण रूप से टूटा नहीं है, और कार्बन परमाणु पे आंशिक धनावेश आ गया है। अब जो हमारा आक्रमणकारी नाभिक स्नेही यानी NU माइनस है, ये आक्रमण कहाँ करेगा, कार्बन पे, क्योंकि कार्बन पे कौन सा आवेश आया है, प्लस आया है, जिसके चलते यहाँ पे देखिए आपका जो यक्स माइनस आयन है, वो यक्स माइनस आयन सरलता से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हेलो एल्केन में आसानी से एक्स माइनस निकल जाता है और दूसरा ऋणायन आकर के उसकी जगह ले लेता है। तो हेलो एल्केन में नाभिक रागी का प्रतिस्थापन आसान है। अब आइए देखते हैं कि हेलो एरीन में ऐसा क्या होता है कि वहाँ इलेक्ट्रॉन रागी का प्रतिस्थापन होता है। तो देखिए हेलो एरीन में शुरू हो जाता है अनुनाद। अब हेलो एरीन में अगर अनुनाद शुरू हो गया है तो अनुनाद शुरू होने से ज़रा देखिए यहाँ पे हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, आया है, और साथ ही साथ यहाँ देखिए क्लोरीन डबल बॉन्ड से जुड़ गया है। कितने बॉन्ड से जुड़ गया, डबल बॉन्ड से। अब ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया है तो क्या द्विबंध आसानी से विखंडित होगा। अगर सिंगल बॉन्ड था, जिससे इससे पहले वाले एल्केन में R के साथ जब हैलोजन था तो देखो वहाँ पर बॉन्ड सिंगल था, सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो सिंगल बॉन्ड जल्दी टूटा तो हैलोजन जल्दी से हटा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी आया है। लेकिन यहाँ तो हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी द्विबंध लक्षण आ गया है, और द्विबंध जल्दी टूटेगा नहीं तो हैलोजन कहेगा कि हम अलग नहीं हो पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, इसके लिए अब प्रतिस्थापन करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन है जिस पर कौन सा आवेश होता है, प्लस, वो कहेगा कि भाई हमारा बॉन्ड सिंगल हमको तोड़ लो। अब इसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, वो इस प्लस वाले को हटा के बाहर फेंक देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पर आप देखो तो नाभिक रागी का प्रतिस्थापन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन रागी का क्या हो गया, प्रतिस्थापन। और हमारा प्रश्न यही था कि नाभिक रागी का प्रतिस्थापन हेलो एल्केन में होता है जबकि हेलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी का क्यों होता है, क्योंकि हेलो एरीन में द्विबंध आ जाता है। और देखिए यहाँ स्टेटमेंट में इस चीज़ को लिखा भी गया है कि यहाँ में हैलोजन में जो CX बंध होता है वो सरलता से विखंडित नहीं होता है, जिसके चलते नाभिक रागी प्रतिस्थापन नहीं होता है। अब नाभिक रागी का प्रतिस्थापन नहीं हुआ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रागी क्यों आया, तो आप खुद देखिए इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ आके करेगा क्या। अभी मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन रागी में ई पर कौन सा आवेश होता है, प्लस। अगर आप देखें तो नाद के चलते यहाँ पर देखिए कौन सा आवेश आ गया, माइनस। यहाँ पे कौन सा आवेश आया, माइनस। यहाँ पे कौन सा आवेश आया, माइनस। तो प्लस वाला आक्रमण कहाँ करेगा, माइनस पे, जहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है, ज़्यादा है। तो अनुनाद के चलते बेंजीन में बेंजीन के नाभिक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन रागी सरलता से इनमें से कहीं भी आक्रमण कर सकता है और आसानी से जुड़ सकता है, बाद में वो हाइड्रोजन को हटा देगा। क्यों, क्योंकि बेंजीन नाभिक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। देखिए इस स्टेटमेंट में भी इस बात का जिक्र किया गया है। और इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन करता है और बाद में किसको हटा देता है, H+ को हटा देगा। अब दिया है क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय क्यों होता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होने का मतलब अगर मैं क्लोरोफॉर्म का चित्र बनाऊँ तो कार्बन से जुड़ा कौन है, हाइड्रोजन, और कौन जुड़ा है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CH3Cl3। अब आप देखिए इस कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, ठीक है। हर क्लोरीन ताकतवर है, विद्युत ऋणात्मकता उसकी ज़्यादा, जिसके चलते यहाँ पर आएगा कौन सा आवेश, आंशिक ऋणावेश आएगा। अब अगर इस पर आंशिक ऋणावेश आ गया तो कार्बन पे क्या आएगा, अब भाई कार्बन ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इस पर प्लस आएगा तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन का बढ़ाने के लिए वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई कार्बन क्लोरीन के बीच का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खींचा,
तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन से ताकतवर होता तो उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो फाइनली हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर चला गया, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आ गया, प्लस, और हाइड्रोजन पे प्लस आवेश आ गया तो हाइड्रोजन कभी भी H प्लस बन के अलग हो सकता है, और अगर H प्लस कोई पदार्थ दे सकता है तो अम्लीय है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, अम्लीय होता है। अब चूंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले प्रभाव को क्या कहते हैं, माइनस आई। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट में लिखा भी है कि क्लोरोफॉर्म में कार्बन से जुड़े तीनों क्लोरीन माइनस आई प्रभाव दिखाते हैं, और माइनस आई प्रभाव के चलते कार्बन परमाणु पे आंशिक क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और यह H प्लस के रूप में मुक्त हो सकता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हेलो एल्केन, पोटेशियम साइनाइड हेलो एल्केन से अभिक्रिया करते समय एल्किल साइनाइड देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। मतलब इस क्वेश्चन का क्या है समझिएगा। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब मैं एल्किल हैलाइड को, ये RX है, जब मैं इसको केसियन से रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर बनता है RCN, ठीक है, RCN बना और KX अलग हो गया, यहाँ लिख देंगे KX। लेकिन जब मैं यहीं पे इसी एल्किल हैलाइड को बात कराता हूँ सिल्वर साइनाइड से, रिएक्शन करा दिया हमने AgCN से, AgCN से जब हमने किया तो यहाँ पर क्या होता है, बनता है RNC, यानी आइसोसाइनाइड बनता है, और प्लस AgX तो निकलेगा ही निकलेगा। पूछ रहा है कि यहाँ पे CN क्यों बना, यहाँ NC क्यों बना, इस चीज़ को हमको समझा जाइए। तो देखिए बहुत आसान है इसका, समझिए। होता ये है कि जब किसी एल्किल हैलाइड, मान लो हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया, जैसे हमने लिया C, यहाँ लगा दिया X, और यहाँ पर हमने H और H लगा दिया, ये एक एल्किल हैलाइड है। अब आप यहाँ पर ये देखो कि इस एल्किल हैलाइड में जब हैलोजन चला जाएगा, हैलोजन पे माइनस और कार्बन पे क्या होता है, प्लस। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि ये हैलोजन यहाँ से चला गया तो कार्बन पे कौन सा आवेश आ गया है, कार्बन पे हमारे आ गया आवेश कौन सा, प्लस आवेश आ गया है। अब कार्बन पे जब प्लस आवेश है तो इससे जब पोटेशियम साइनाइड जुड़ने आया तो पोटेशियम साइनाइड एक्चुअल में अपने आयनों में टूट जाता है, K प्लस में और CN माइनस में टूट गया। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर आप CN पे फोकस करें तो CN जो होता है वो उभयदंती होता है, मतलब ये कार्बन वाले सिरे से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन वाले सिरे से भी जाके जुड़ सकता है। जब इस कार्बन से जुड़ने के लिए कार्बन आएगा तो बंध कार्बन कार्बन के बीच बनेगा, और जब इस कार्बन से जुड़ने के लिए ये नाइट्रोजन आएगा तो यहाँ पर बंध बनेगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच जो बनने वाला बंध होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, इस वजह से यहाँ पर पहले जुड़ने का अधिकार किसको मिलेगा, कार्बन को। तो जब केसियन से क्रिया हुआ तो पहले जुड़ने का अधिकार C को मिला, तो यानी यहाँ उत्पाद में पहले क्या बनेगा, CN ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब यही मैं बात करता हूँ AgCN की, AgCN के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। कैसे, आप देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड था, एल्किल हैलाइड जब था यहाँ पे, जब ये बंध को तोड़ के अलग हुआ, मान लेते हैं कि ये बंध तोड़ के यहाँ से चला गया, चलो भाई ये बंध तोड़ दिया, हैलोजन पे हो गया माइनस और कार्बन पे क्या हो गया, प्लस। अब जब ये बंध यहाँ से तोड़ गया, हटा दिया बंध को हमने, अब जब यहाँ जुड़ने के लिए KCN आएगा, सॉरी AgCN आएगा, तो AgCN में क्या होता है, Ag और C के बीच में बनता है सहसंयोजी बंध, और सहसंयोजी बंध जल्दी टूटता ही नहीं है, ध्रुवित होता ही नहीं है, तो कार्बन वाला सिरा बंध जाता है, यह आक्रमण नहीं कर पाता है। तो आक्रमण करने का पहला अधिकार इस बार किसको मिल गया, नाइट्रोजन को। तो अब कार्बन से जुड़ने के लिए पहले कौन पहुंचा, N, और C बहुत बाद में आएगा, तो N पहले पहुंचेगा, C बाद में पहुंचेगा, तो यानी यहाँ क्या बनेगा, NC। तो देखिए पिछली बार CN बना था, इस बार क्या बना है, NC बना है। इस चीज़ को रीजन से समझिए, देखिए KCN आयनिक होता है और विलयन में साइनाइड आयन देता है, यानी KCN आयनिक होगी क्या, देखिए विलयन में साइनाइड आयन दिया, यानी कार्बन नाइट्रोजन दोनों स्वतंत्र हो गए। अब देखिए लिखा भी है, यद्यपि साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं, परंतु आक्रमण मुख्यतः कार्बन परमाणु द्वारा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एल्किल हैलाइड में जो कार्बन था उससे जुड़ने के लिए जब कार्बन जाएगा तो कार्बन कार्बन के बीच बंध बनता, और अगर नाइट्रोजन जुड़ने जाएगा तो नाइट्रोजन बंध बनाएगा। बंध मजबूत कौन सा होता है, कार्बन। तो देखिए लिखा है, क्योंकि कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक अस्थायी होता है, इसलिए हमारा साइनाइड मुख्य उत्पाद होता है। जबकि AgCN में मुख्यतः सहसंयोजक प्रकृति के कारण विलयन में यह आयनित नहीं हो पाता है, जिससे साइनाइड समूह का नाइट्रोजन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए सक्षम होता है, इसलिए यहाँ आइसोसाइनाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन दिया है
कि निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है। केवल रासायनिक समीकरण देना, यानी यहाँ व्याख्या नहीं करनी होती है। और ये एक नंबर के 5 क्वेश्चन हैं, आपको केवल समीकरण लिखना है, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। अभी आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला दिया प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल दिया है ना, तो देखिए प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ 2 तरीके होते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूँ। जो तरीका आपके समझ में आएगा आप दोनों से बना सकते हैं। पहला दिया है आपको, जब प्रोपीन दिया है तो उसको HBr से क्रिया कराइए। उससे क्या होता है, मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि HBr का ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड को उस कार्बन पे जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम रहेंगे, तो Br चला जाएगा CH के पास और हाइड्रोजन चला आएगा यहाँ पर। तो देखिए CH के पास Br चला आया, बन गया। अब बाद में जब इसको KOH से क्रिया कराएंगे तो ये जो K है ये Br के साथ चला जाएगा, क्या बन के KBr बन के निकल जाएगा, OH जाके जुड़ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो आप ले लीजिए प्रोपीन, और प्रोपीन को वहाँ पर H2SO4 से क्रिया करा दीजिए। तो उसी पे जहाँ पिछली बार Br जुड़ा था वहाँ पे कौन जुड़ेगा, OS SO3H जुड़ेगा। बाद में जब आप ये इसको जल के साथ बॉयल करेंगे तो जल में H और OH दोनों होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो SO3H है वो OH से क्रिया करके फिर से, सॉरी यहाँ पे ये क्रिया करके फिर से ये जो H है अलग हो जाएगा और OH जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो भी फिनॉल मिलेगा। अब इसमें जो समीकरण आपको आसानी से समझ में आता है वो समीकरण आप वहाँ पे कर सकते हैं। इसका अगला दिया है बेंजील क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल। अब ये कैसे बनेगा, देखिए बेंजील क्लोराइड से, बेंजील क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन पे CH2Cl लगा दीजिए और हमको बनाना है CH2OH। तो साफ दिखाई दे रहा है Cl हटा के क्या लगाना, OH। KOH से क्रिया करा दीजिए, ये जो K है ये Cl लेके चला जाएगा, KCl बना लेगा और ये जो OH है जाकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आपका बेंजील एल्कोहल, ठीक है। अगला प्रश्न आता है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वनॉल। ये सबको मालूम है कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ये जो आपका होता है ये ग्रीनार्ड अभिकर्मक है। इसको आप किसी भी फॉर्मल्डिहाइड या किसी से क्रिया करा दीजिए तो आपका यहाँ पर प्रोपेन वनॉल कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड ये ऑक्सीजन खींच लेगा तो इस ऑक्सीजन पे आएगा माइनस आवेश। कौन सा आवेश आएगा, माइनस। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये माइनस आवेश आएगा, और कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस। एल्किल हैलाइड में ये जो MgCl वाला हिस्सा देखते हैं ये होता है प्लस, और ये जो C2H5 वाला हिस्सा देखते हैं ये होता है माइनस। तो आप बताइए MgCl कहाँ जुड़ेगा, इस पर प्लस है तो प्लस वाला जाके जुड़ेगा माइनस हिस्से से, और ये C2H5 वाला हिस्सा जाके जुड़ेगा इस कार्बन से। तो देखिए इस कार्बन से जुड़ गया C2H5 वाला हिस्सा और O से जुड़ गया MgCl वाला हिस्सा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बाद में यहाँ पर हमने जल अपघटन किया हुआ है। अब जब जल अपघटन करेंगे यहाँ पे तो जल अपघटन करने पर देखिए यहाँ से टूट जाएगा। जल अपघटन करने पर इसको मिलेगा जल का H और इसको मिलेगा OH, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बन क्या गया, C2H5 CH2OH, देखिए बन गया ये। और ये Mg के पास Cl पहले था, OH आ गया, तो देखिए MgOH और क्या बन गया, Cl बन गया। अगला दिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। तो ठीक पहला ही प्रोसेस करना है आपको। इस बार पिछले स्टेप में जहाँ पर आपने दोनों जगह H लगाया था, इस बार दोनों जगह क्या लगा दीजिएगा, CH3। सेम प्रोसेस है, सेम तरीके से ये बन जाएगा। अगला दिया फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। सबको मालूम है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है तो फिनॉल को नाइट्रिक अम्ल के साथ, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपको बनेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसी को हम क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। अब यहाँ पे दिया कि अगर आप ऊपर के कन्वर्जन नहीं करना चाहते तो अथवा करके आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसको करिए, एक उपयुक्त एल्कीन लीजिए, मतलब कोई भी एल्कीन जो मुझे नहीं मालूम है, 1 फेनिल एथेनॉल बनाइए। तो देखिए 1 फेनिल एथेनॉल बनता कैसे है, इसके लिए पहले आप 1 फेनिल एथेनॉल की संरचना कर लीजिए। देखिए एथ मतलब 2 कार्बन और लगा दिया एथेनॉल और पहले कार्बन पे फेनिल लगा दिया। आप कह रहा है इसके लिए एक उपयुक्त एल्कीन लीजिए, तो बहुत आसान होता है एल्कीन बनाने के लिए। किसी एल्कोहल का एल्कीन पता करना हो कि किस एल्कीन से बना है तो आप यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, जहाँ पर मैं लगातार डार्क कर रहा हूँ, यहाँ से H और इसका OH हटा दीजिए, यानी H2O हटा दीजिए। तो देखिए मैंने H2O को यहाँ पे अलग कर दिया है। अब जो बच गया वो लिख दीजिए, क्या बच गया, C6H5। देखिए यहाँ क्या बच गया, CH, और पीछे क्या बच गया, CH2। तो ऑटोमेटिक वहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी यही वो एल्कीन था जिससे हम 1 फेनिल एथेनॉल बनाए हैं। अगला दिया है SN2 अपक्रिया के द्वारा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल क्या होता है, देखिए ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सिल, मेथ मतलब एक कार्बन और OH मतलब ऑल, मेथेनॉल हो गया। अब इस कार्बन के पास एक बंद इधर से पूरा था, एक बंद OH से पूरा था, तो इसीलिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब इसको बनाना है किसी एल्किल हैलाइड से तो आप OH गायब करके यहीं पर Br लगा दीजिए। देखिए सेम चित्र है, बस OH की जगह Br लगा के NaOH KOH से अभिक्रिया करा दीजिए इसका। अगला दिया है एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन वनॉल।
अगर आपको पेंटेन 1 ऑल बनाना है तो पहले पेंटेन 1 ऑल की संरचना देख लीजिए, यही है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए एल्किल हैलाइड कौन सा लेंगे, तो आप इस OH को गैप करके यहाँ Br लगा दीजिए, तो देखिए आपका एल्किल हैलाइड ये हो जाएगा। और इसको क्रिया किससे करा है, NaOH से, तो ये Na जो है इस Br से क्रिया करके NaBr बना के अलग होगा और OH जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहला दिया है एल्डोल। एल्डोल क्या होते हैं, सबको मालूम है, एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ये तभी बनते हैं जब आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का संघनन करते हैं तो आपको वहाँ पर एल्डोल मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को एल्डोल कहते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है, जब आप अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन को तनुछार की उपस्थिति में संघनन करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है या कोई समीकरण ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, उसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना करके उस समीकरण को डिटेल में समझा दिया जाएगा। अगला है शिफ्ट क्षारक किसे कहते हैं, तो सबको मालूम है एल्डिहाइड और कीटोन जब प्राथमिक एमीन से क्रिया करते हैं तो वो एजोमेथिन बनाते हैं जिसको हम शिफ्ट क्षारक कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसको आप किसी भी प्राथमिक एमीन से क्रिया कराइए जिसमें NH2 समूह है, तो यहाँ पर होता ये है कि जब क्रिया होती है तो यहाँ पर यहाँ से ये H2O निकाल दीजिए, केवल ये H2O निकल गया और बाकी चीज़ें आप जोड़ करके लिख दीजिए, यही आपका जो है एजोमेथिन कहलाता है, जिसे शिफ्ट क्षारक भी कहते हैं। तीसरा कैनिजारो क्रिया दिया है। कैनिजारो क्रिया अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। कैनिजारो क्रिया नॉर्मली वही एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। करना क्या होता है, उसमें आपको एक ही एल्डिहाइड के जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं उसके 2 अणु लेने होते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड के ये 2 अणु लिया है। अब इसमें से एक अणु का हमको अपचयन करना है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण करना है। हालांकि यह क्रिया NaOH की उपस्थिति में होती है। तो देखिए कैसे ऑक्सीकरण या अपचयन होगा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के पहले अणु को देखते हैं, इसमें कार्बन कितना है, 1 है। अगर इसमें कार्बन 1 है तो आप जो एल्कोहल बनाएंगे इसका अपचयन करके उसमें भी कार्बन 1 होना चाहिए। तो आप बताइए एक कार्बन वाले एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, एक कार्बन वाले एल्कोहल का सूत्र होगा CH3OH, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके दूसरे अणु का ऑक्सीकरण करना है अम्ल में, क्योंकि इसके अणु में एक ही कार्बन है तो आप अम्ल भी बनाएंगे एक ही कार्बन का, तो एक कार्बन वाला अम्ल बनेगा कौन सा, HCOOH। लेकिन आपको ये अम्ल मिलेगा नहीं क्योंकि आपने उस क्रिया में क्षार लिया है। तो जैसे ही वो अम्ल बनेगा वो क्षार से क्रिया कर लेगा, NaOH से क्रिया कर लेगा और तब यहाँ पर अम्ल का जो H होता है ये क्षार के OH के साथ जल बना लेता है और जल बना के ये चला जाएगा। तो आपको अम्ल नहीं बल्कि उस अम्ल का क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। तो कैनिजारो क्रिया में हम ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है, उनके 2 अणुओं को लेते हैं, एक अणु का अपचयन होता है एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है अम्ल में, ना बोल के बोलिएगा अम्ल के लवण में होता है, क्योंकि अम्ल मिला कहाँ, वो तो तुरंत क्षार से क्रिया करके लवण बना लिया है। तो एक अणु का अपचयन हुआ एल्कोहल में और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण हुआ है अम्ल के लवण में, इसी क्रिया को हम कैनिजारो कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है जब कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड सांद्र NaOH से क्रिया करता है तो उस एल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन एल्कोहल में हो जाता है तथा इसके दूसरे अणु का ऑक्सीकरण संगत वसी अम्ल के लवण में हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वही समीकरण है, मैंने एक एग्जाम्पल वो दिया था, नीचे एक एग्जाम्पल और है। ऑक्सीजन क्या होता है, सबको मालूम है। ऑक्सीजन तब बनता है जब एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया किससे होती है, हाइड्रोक्सिलेमीन से होती है। तो यहाँ पर ये H2O निकल जाता है और बाकी जो जोड़ के लिख देते हैं उसी से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब एसिटल दिया है कि एसिटल क्या होता है, आपको मालूम है एसिटल किस चीज़ को बोलते हैं, पहले जानिए। जिसमें 2 एल्कॉक्सी ग्रुप हों, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए एक एल्कॉक्सी ग्रुप है, ये दूसरा एल्कॉक्सी ग्रुप है। जब 2 एल्कॉक्सी ग्रुप किसी भी यौगिक में, जब 2 एल्कॉक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि वो एसिटल हैं। हालांकि इस समीकरण में यहाँ पर एक चीज़ आप सुधार ये करेंगे कि इस कार्बन से ही दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे। यहाँ पर ये जो है एक बॉन्ड यहाँ इस कार्बन से लगाइएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन से लगाइएगा और यहाँ पर ये जो बीच में आपका OCH5 है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कहाँ यहाँ पर थोड़ी सी गलती ये हुई है कि जो यहाँ पर ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ये है ही नहीं। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बॉन्ड आप लगाएंगे
कार्बन से इस एल्कोक्सी ग्रुप को और एक इस एल्कोक्सी ग्रुप को, ये आपका एसीटल होता है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों की संरचना देखिए। अब बताइए इस अभिक्रिया के उत्पाद की संरचना कैसे बनेगी। देखिए बहुत आसान है, इसको भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है बेंजीन, तो आप यहाँ बेंजीन लेंगे, ठीक। अब मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन छुपा होता है और ये दिया है C2H5COCl। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा बनाऊँ तो C2H5, फिर यहाँ लिख दूँ CO और यहाँ लिख दूँ Cl। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना केवल ये है कि ये HCl निकाल देंगे और ये जो आपका CO C2H5 है ये ले जाके बेंजीन में जोड़ देंगे, यानी बेंजीन पर आ जाएगा COC2H5। तो देखिए इस चीज़ को आप यहाँ पे ऐसे समझिए। देखिए मैंने बेंजीन का H बनाया था और Cl था, तो यानी यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बना है वो क्या बना है। देखिए बेंजीन पर COC2H5 प्लस HCl हो गया है। यहाँ पर हमने वही चीज़ निकाल दिया था, यहाँ पे ये HCl ऐसे अलग करना था, बाकी जोड़ के लिख देना था। दूसरा दिया है C6H5CH2 का होल ट्वाइस CD2CH3COCl। अब अगर यहाँ उत्पाद की बात करते हैं कि यहाँ उत्पाद बनेगा क्या, तो देखिए यहाँ पर उत्पाद बनाने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे 2CH3CO और यहाँ पर C6H5CH2 लिख देंगे, CH2C6H5, या इसको ऐसे आप समझ लीजिए, या इसको डिटेल करते देखिए। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर डिटेल किया हुआ है। सबसे पहले इस चीज़ को मैंने देखिए लिखा C6H5CH2, C6H5CH2 दो बार लिख दिया, CD एक बार लिख दिया, और देखो यहाँ पर CH3CO दो बार है, तो देखो CH3CO को मैंने उल्टा कर दिया। कुल मिला करके यहाँ से CdCl2 हटा देंगे और उसके बाद जब ये CdCl2 हट गया, यानी इसको ऐसे CdCl2 ये हट गया, तो अब आप देखिए C6H5 से जुड़ने कौन आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो उत्पाद बनेगा उसको हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C6H5, यहाँ क्या आ गया CH2 आ गया, फिर कौन आ गया CO, और फिर कौन आ गया CH3। और ये कितनी बार मिलेगा, ये हमको मिलेगा 2 बार। ये हमारा उत्पाद है। अगले में आता है, देखिए ये एल्काइन है, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। ये कीटोन बनाने का एक मेथड होता है। इसमें करते क्या है, देखिए जब यहाँ पे लिखा है CH3, फिर यहाँ C, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लिखा है, ठीक है, और फिर यहाँ लिखा है CH। इसमें करना ये होता है कि जब आप इसको 1% HgSO4, हालांकि यहाँ कल Hg डबल प्लस लिखा है, ये 1% मर्क्यूरिक सल्फेट होता है और 10 से 20% सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो वहीं 10 से 20% जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वहीं से जल निकल के आता है। जल में हाइड्रोजन भी होता है और कौन होता है, ऑक्सीजन भी। तो वह ऑक्सीजन जब आएगा तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में जो 2 पाई बॉन्ड है ये यहाँ पर चले जाएंगे, यानी टूट जाएंगे, विखंडित हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा, बीच वाले कार्बन के भी 2 बंध खाली हो गए और किनारे वाले कार्बन के भी 2 बंध खाली हो गए। तो यहाँ पर जो 2 हाइड्रोजन हैं ये यहाँ चले जाएंगे और ऑक्सीजन चला जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के यहाँ जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगे। तो फाइनली आपको जो उत्पाद बनना है वो बनना है CH3CO और CH3। यहाँ जो उत्पाद बनना है आपका वो बनना है CH3CO CH3, ठीक। अगला दिया है ये कि बेंजीन है, इसको पैरानाइट्रोटॉल्यूइन भी है, इसको क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया कराएंगे, तो इसमें कुछ करना आपको ज़्यादा है नहीं। इसमें बस ये जो आपका CH3 है यहीं पे CHO लगा दीजिएगा, क्योंकि क्रोमिल क्लोराइड से ऑक्सीकरण होकर के टॉल्यूइन जो होते थे वो भी बेंजल्डिहाइड बनाते थे। तो यहाँ आपको एरो के ऊपर CHO लगा देना है और नीचे क्या चल रहा था NO2, तो वो हमारा NO2 रहेगा, यही आपका उत्पाद होगा। अगला दिया है कि अगर हम ऐसे क्रिया कराएं तो क्या होगा। तो देखिए इस क्रिया में बनना क्या है उत्पाद वो तो मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन बनेगा कैसे उसको बाद में डिटेल कर लेते हैं। तो यहाँ बेंजीन पहले बनेगा, बेंजीन पे ये बॉन्ड है, फिर यहाँ पे क्या लगा है C, यहाँ क्या लगा है CH3 लगा है ना। अब यहाँ पर जुड़ने आएगा कौन, डबल बॉन्ड के साथ कौन आएगा N, फिर आएगा CH2 और फिर आएगा CH3। ये हमारा उत्पाद है, लेकिन ये बना कैसे, अगर ये समझना है तो आइए यहाँ समझिए इस चीज़ को। देखिए हमने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया है, देखिए यहाँ बना दिया है, और इस चीज़ को हमने उल्टा करके लिख दिया है, देखिए लिखा है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ से ये H2O, यहाँ से ये H2O आप अलग कर देंगे
और उसके बाद फिर जोड़ के जब लिखेंगे तो आप खुद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है। बेंजीन से फिर कौन जुड़ा है, सी, यहाँ कौन जुड़ा है, CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड के बाद कौन आ गया, NCH2, और यहाँ आ गया CH3। ये हमारा हो गया उत्पाद। अगला आया है 7वें का खंड, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। पहला दिया है, यहाँ 5 खंड दिए हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इनमें क्वेश्चन को कर भी नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर 7वें के खा का पहला दिया PKB के घटते क्रम में आपको जो 4 एमीन दिए हैं उनको लिखना है। अब आप जान जाइए PKB होता क्या है। जिस तरीके से हम pH लिखते हैं वैसे हमारा PKB होता है। अब PKB क्या होता है, सुनिए, PKB बराबर होता है -log KB। KB क्या होता है, ये क्षार का आयनन स्थिरांक होता है। जो क्षार जितना बेहतरीन होगा उसका KB उतना ज़्यादा होगा। अब KB ज़्यादा होगा तो आप देखिए PKB का मान क्या होगा, क्योंकि माइनस लगा है। ये मान जितना ज़्यादा होगा, माइनस लगने का मतलब PKB का मान उतना क्या होगा, कम होगा। तो एक अच्छा क्षार जो होता है उसका PKB मान हमेशा कम ही होता है। तो आपको यहाँ पर जो एमीन दिया है इसमें हमको देखना कौन अच्छा क्षार है और उसका PKB उतना कम होगा। और PKB के घटते क्रम में, यानी जितना खराब क्षार होगा उसका PKB ज़्यादा होगा। तो हमको घटता क्रम लिखना है, यानी जो क्षार सबसे खराब होगा उसका PKB मान सबसे ज़्यादा होगा। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ 4 दिया है, C2H5NH2, C6H5NH3, C2H5 का होल ट्वाइस NH और C6H5NH2। इन चारों की हमने संरचना पहले ड्रा कर ली है। देखिए जो पहली संरचना है यहाँ पर C2H5NH2 को, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। दूसरा है C6H5NH3, वो मैंने यहाँ ड्रा कर दिया है। तीसरा है C5 का होल ट्वाइस NH, वो ये है, और C6H5NH2 का। अब यहाँ ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए एक क्षार, एक एरोमेटिक यौगिक में जो क्षार होते हैं उनका क्षारीय गुण डिपेंड करता है कि उनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ उसको देखिएगा, उनका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा उपलब्ध है। ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जितना ज़्यादा उपलब्ध रहेगा वह उतना अच्छा क्षार होगा। और जो बेंजीन है ये क्या करता है, ये जो बेंजीन का नाभिक है ये हमेशा उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अनुनाद के लिए यूज़ करता है। अनुनाद के लिए यूज़ करता है, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो परमाणु पर यानी नाइट्रोजन पर है वो अनुनाद करने के लिए बेंजीन में जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि बेंजीन एक कुआं है जिसमें आपका वो 2 रुपया यानी 2 इलेक्ट्रॉन जो है गिर सकते हैं, और अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके गिर गए तो आपकी क्षारीयता ख़त्म हो गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे लगा सकते हैं। पहले वाले में देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कुएं के पास जुड़ा है, नाइट्रोजन कुएं के पास बैठा है। यहाँ ये नाइट्रोजन कुएं के पास तो बैठा है, लेकिन जो CH3 होता है ये इलेक्ट्रॉन देने वाली नहीं, पैसे देने वाले होते हैं। तो एक ओर से नाइट्रोजन का दोनों पैसा यानी दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन के नाभिक में, बेंजीन के कुएं में गिर सकता है। तो बगल में उसका बैकअप देने के लिए CH3 बचा कि अच्छा ठीक है भाई, मैं कुछ इलेक्ट्रॉन आप पर पहुँचा दूंगा। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, जितने एल्किल ग्रुप होते हैं वो हमेशा पैसा देने यानी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं। वो प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं, मतलब हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देते रहते हैं। और यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप हैं। तो आप बताइए इन चारों में सबसे अच्छा क्षार कौन है। चलिए देखते हैं। पहले वाले के केस की बात करते हैं। तो पहले वाले केस में यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहले यौगिक में जो नाइट्रोजन है वो बेंजीन से जुड़ा है, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में चला जाएगा, और गया तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे खराब क्षार कौन हुआ, NH2 वाला, यानी बेंजीन पर जो NH2 है ये सबसे खराब क्षार हुआ। तो अगर ये सबसे खराब निकल गया तो इसको हम नंबर देते हैं क्या, कि ये चौथे नंबर का है, मतलब ये बहुत ही घटिया है, ख़राब है। तो इसके लिए हम इसको नंबर देते हैं यहाँ पर कितना, कि 4, तुम सबसे खराब क्षार हो। ठीक, इसको देखते हैं। यहाँ ये वाला नाइट्रोजन चिल्लाएगा कि अरे मेरा इलेक्ट्रॉन तो बेंजीन में चला जाएगा। तो ये CH3 कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं अपना पैसा यानी अपना इलेक्ट्रॉन तुमको दूंगा। तो इस नाइट्रोजन को एक ओर से अपना इलेक्ट्रॉन जाने का गम है तो दूसरी ओर से मिल भी रहा है, यानी ये 4 वाले से कुछ अच्छा निकलेगा। तो ये कौन सा नंबर पाएगा, 3 नंबर पाएगा। अच्छा, इन दोनों में देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन को एक C2H5 अपना इलेक्ट्रॉन भेजेगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, और इस वाले नाइट्रोजन को 2 एल्किल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आप बताओ इन दोनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन से नाइट्रोजन पे उपलब्ध रहेगा, इस पे या इस पे।
तो इसका सही आंसर है C2H5। जहाँ 2 बार लगा है वहाँ के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उपलब्ध रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो नाइट्रोजन किसी कुएं के किनारे यानी बेंजीन के किनारे नहीं है, और दूसरा 2 लोग उसको और पैसा यानी और इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। तो सबसे अच्छा क्षार जो हुआ वो हुआ ये, इसको हम नंबर देंगे 1, इसका मतलब ये हो गया नंबर 2। तो आप बताओ इन सब में सबसे अच्छा क्षार कौन हुआ? जहाँ पे 2 C2H5NH से जुड़े हैं। और सबसे ख़राब क्षार आपका हुआ बाएं साइड वाला यानी एनिलीन है। अब यहाँ पीकेबी का घटता क्रम कहा, तो मैंने क्या कहा था कि भैया जिसका जो क्षार सबसे ख़राब होगा उसका पीकेबी उतना ज़्यादा होगा। तो आप बताओ सबसे ख़राब क्षार कौन आया? बाएं तरफ वाला एनिलीन सबसे ख़राब क्षार है, तो इसका पीकेबी उतना ज़्यादा होगा। तो देखिए क्रम में सबसे पहले एनिलीन ही आया है, क्योंकि हमको घटता क्रम लेके चलना है। तो जिसका पीकेबी ज़्यादा होगा उसको पहले किया, तो पहले नंबर पे कौन आ गया? ये। अच्छा, तीसरे नंबर वाला क्षार ये एनिलीन से थोड़ा सा अच्छा था, तो इसका पीकेबी मान कम हो गया, तो देखिए ये दूसरे नंबर पे आया। अब यहाँ पर देखिए इस एमीन में, इस वाले पे जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ, इस एमीन में और अधिक ये क्षार ही है, तो इसका पीकेबी मान और कम होगा। और इस वाले का चूँकि ये नंबर 1 क्षार है, तो इसका पीकेबी मान और कम होगा। तो इसका सही आंसर आपको ऐसे लिखना था। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक प्रश्न तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया था क्षारीय प्राबल्य के घटते क्रम में। फिर वही कहानी आ गई। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 क्षार दिया है और कहा क्षारीय प्राबल्य का घटता क्रम बताइए। फिर वही चीज़ देख लीजिए आपकी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिए दिया है C6H5NH2, मैंने बना दिया। C6H5NH, C6H5NH, 2 CH3 लगा, देखिए 2 CH3 लगा है। फिर 2 बेंजीन NH के साथ है और यहाँ CH3NH2 है। तो देखिए मैंने चारों बना दिया है। अब ये कैसे लगाएंगे खुद देखिए। फिर वही कहानी, यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन कभी भी बेंजीन में जुड़ सकता है। यहाँ पे इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जुड़ेगा तो 2 CH3 के लोग अपना अपना पैसा उसको पकड़ा देंगे, तो उसके लिए कुछ राहत है। यहाँ इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन दोनों कुएं में गिर सकता है, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पर इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी कुएं में नहीं गिरेगा, लेकिन ये CH3 अपना इलेक्ट्रॉन भी इनको दे देगा। तो आप बताइए इन चारों में सबसे खराब क्षार कौन है? खराब क्षार वही है जिसका नाइट्रोजन जितना कम उपलब्ध रहेगा। तो देखिए सबसे खराब ये है, इसलिए क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन 2 कुओं में गिरने के चांसेस हैं, और 2 कुएं में गिरने का मतलब ये सबसे ख़राब क्षार हैं। तो ये चले गए चौथे नंबर पे। इनसे ख़राब कौन है? जो ये कुएं के पास बैठे हैं, ये हो गए तीसरे नंबर पे। अब इन दोनों में, इसमें और इसमें कौन है? देखिए इनका इलेक्ट्रॉन कुएं में गिरेगा तो लेकिन 2 लोग इनको पैसा दे सकते हैं, तो चलो इनका कुछ बैकअप बनेगा, यानी इनके नाइट्रोजन पे कुछ तो इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। तो ये ख़राब तो हैं, लेकिन 4 और 3 वाले से अच्छे, तो इनको 2 नंबर देंगे। और ये नाइट्रोजन कहेगा मैं तो कुएं के पास यानी बेंजीन के पास बैठा ही नहीं हूँ, और उल्टा CH3 मुझको और पैसा और इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो सबसे अच्छा क्षार मैं हूँ। तो आप बताइए इन चारों में सबसे अच्छा क्षार मेथिलेमीन हो गया। अब यहाँ प्राबल्य के घटते क्रम में लिखना, यानी जो सबसे अच्छा क्षार है उसको पहले लाइए। तो देखिए पहले मैंने इसको लिखा है, दूसरे नंबर पे देखिए ये जो CH3 वाला था ये वाला इसको लिखा है, तीसरे नंबर पे मैंने इसको लिख दिया, और चौथे नंबर पे हमारा C6H5 का होल ट्वाइस NH हो गया, चौथे नंबर का क्षार हो गया। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया क्षारीय प्रबल के बढ़ते क्रम में, यानी अब क्षारीय प्राबल्य का बढ़ता क्रम लेना है, यानी जिसकी क्षारकता कम होगी उसको पहले लिखना है, जिसकी क्षारकता ज़्यादा होगी उसको बाद में लिखना है। तो चलिए यहाँ पे 3 दिया है, एनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन और पैराटोलुइडिन। मैंने तीनों की संरचना बना ली। अब आप बताइए यहाँ पे क्या करना है। देखिए NH2 का इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जा सकता है, यहाँ NH2 के साथ NO2 है, ये NO2 जो होता है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, यानी ये कहेगा और खींचो इसका इलेक्ट्रॉन, और खींचो, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी से नीचे गिराओ। और यहाँ पे CH3 आपको मैंने बताया ये हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन भेजते हैं सामने वाले की तरफ। तो आप बताओ इसका इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक गिर सकता है बेंजीन में, यहाँ NO2 और दम लगा के उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नाभिक में खींच रहा है, और यहाँ CH3 अपना इलेक्ट्रॉन देके उसके इलेक्ट्रॉन को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो आप बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध रहने वाला है? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए CH3 भी अपना इलेक्ट्रॉन उसकी ओर फेंक रहा है, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ उपलब्ध रहेगा। तो यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजन जो है, यानी यहाँ पर ये हमारा अधिक क्षारीय होगा। दूसरे में देखिए NH2 का इलेक्ट्रॉन अपने आप गिर रहा है, और यहाँ NH2 के इलेक्ट्रॉन को NO2 खींच रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन
इसमें अगर बात करें तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से खींचा जा रहा है, जबकि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यानी किसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इन दोनों में उपलब्ध रहेंगे? तो दूसरे नंबर का जो हमारा रैंकिंग होगा वो ये होगा, और ये होगा तीसरे नंबर का। अब चूँकि यहाँ पर हमको घटते क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में लिखना था, तो सबसे ख़राब क्षार कौन आया? सबसे ख़राब क्षार हमारा हो गया कौन सा? पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो देखिए सबसे पहले पैरा नाइट्रो एनिलीन। दूसरे नंबर पे कौन है? एनिलीन। तो देखिए एनिलीन का नाम आया, और पायरा टॉल्यूडीन हमारा हमेशा पहले नंबर पे आ गया। अब लास्ट में आता है जल में विलेयता का क्रम क्या है। तो देखिए जल में विलेयता के अगर क्रम की बात करते हैं कि यहाँ पे जल में विलेयता का क्रम क्या होगा, तो बहुत आसान सी चीज़ है। इन तीनों में अगर हम बात करते हैं कि जल की विलेयता का क्रम कैसे निकालेंगे, एक तो आपको दिया है एनिलीन, दूसरा दिया है डाई एथिलेमीन, और तीसरा दिया है फिर वहाँ पर एथिलेमीन, और पूछ रहा है कि इन तीनों में जल में विलेयता का क्रम क्या होगा। तो देखिए इसका आसान सा तरीका ये होता है, आप तीनों का अणुभार निकाल लेंगे। अब आप तीनों का जब अणुभार निकालेंगे तो यहाँ तीनों का अणुभार आप जोड़ लीजिएगा, मैं तो लिख दे रहा हूँ। C6H5NH2 का अणुभार आप जोड़ेंगे अप्रॉक्सीमेटली, ये आता है 93। ठीक है, मतलब यहाँ लिखते हैं 6H5NH2, इसका अणुभार आता है 93। दूसरे वाले को आप जोड़ के देखिएगा, इसका आएगा 73 और इसका आता है 45। ठीक है, अब इन तीनों यौगिकों को, जिसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ पे याद रखिएगा कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ एमीन की विलेयता घट जाती है। अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा विलेयता वैसे वैसे घटेगी। तो चूंकि आपको विलेयता का क्रम बनाना, बढ़ता क्रम, तो बताइए सबसे कम विलेय कौन होगा? जिसका अणुभार सबसे ज़्यादा होगा। किसका? C6H5NH2 का। तो देखो पहले मैंने वो लिखा, दूसरे नंबर पे आपका ये है तो मैंने ये लिखा, तीसरे नंबर पे ये है तो मैंने आपका ये लिख दिया। तो ये विलेयता का क्रम होता है जो उनके अणुभार से निकाला जा सकता है। ये बहुत आसान होता है, बस बच्चों को रीज़न मालूम होना चाहिए। लास्ट आता है क्वथनांक के बढ़ते क्रम में। क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा? तो देखिए यहाँ एक एल्कोहल दिया है और दो एमीन दिया है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एल्कोहल में चूँकि एल्कोहल हो चाहे एमीन हो, ये आपस में हाइड्रोजन बंध सब बना सकते हैं। एल्कोहल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और एमीन का अणु एमीन के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। खास बात यह है, हाइड्रोजन बंध बना तो क्वथनांक ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ एल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होगा। वजह चीज़ें, एल्कोहल में O है, और आप सबको मालूम है कि अगर एल्कोहल में O है तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इसके द्वारा बनाया गया हाइड्रोजन बंध ज़्यादा मजबूत होगा। तो याद रखिएगा, एल्कोहल का क्वथनांक हमेशा सारे एमीन से ज़्यादा होता है, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो। अब सवाल उठता है द्वितीयक एमीन ज़्यादा क्वथनांक वाला होता है कि प्राथमिक एमीन? तो सिंपल सी चीज़ है भैया, जिसके नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा क्वथनांक वाला। तब यहाँ देखिए द्वितीयक एमीन के नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले एमीन के नाइट्रोजन पे दो हाइड्रोजन है। इसका मतलब सबसे खराब क्वथनांक वाला कौन है? ये बीच वाला। तो देखिए क्वथनांक का बढ़ता क्रम लिखना है तो सबसे पहले हमने द्वितीयक एमीन लिखा है, फिर प्राथमिक एमीन, और एल्कोहल चूँकि इसमें ऑक्सीजन है इसलिए इसका क्वथनांक हमेशा सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब आते हैं, दिया है अगला, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया क्यों नहीं दिखाता है? आमतौर पर हम जब किसी भी एरोमेटिक यौगिक का फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या एसिलीकरण कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम निर्जल AlCl3 लेते हैं उत्प्रेरक के तौर पे, जो कि एक लुईस अम्ल होता है। और अभी मैंने बताया कि एनिलीन पे नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपलब्ध है, जिसके चलते ये बर्ताव करता है क्षार की तरह, और AlCl3 ये लुईस अम्ल है। अब आप बताइए, अगर क्षार अम्ल एक दूसरे के नज़दीक आ जाए तो क्या होगा? ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके AlCl3 से बंध बना लेगा, और देखिए दोनों जुड़ जाएंगे। चूँकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन में प्लस आ जाएगा, AlCl3 ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। दोनों जुड़ गए, लवड़ बन गया। तो यहाँ पर एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में उपस्थित AlCl3, ठीक है ना, से क्रिया करके लवड़ बना लेता है, और फिर वह फ्रीडल क्राफ्ट के लिए यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया के लिए निष्क्रिय हो जाता है। इसी वजह से एनिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। अगला दिया है कि प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया को प्राथमिकता क्यों देते हैं? बिल्कुल इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया द्वारा जब आप प्राथमिक एमीन बनाते हैं तो द्वितीयक एमीन या तृतीयक एमीन की अशुद्धि नहीं प्राप्त होती है, और आपका प्राथमिक एमीन एकदम शुद्ध रहता है। इसलिए जब भी प्राथमिक एमीन बनाना हो तो सबसे अच्छी विधि जो होती है वो गैब्रियल थैलिमाइड अपक्रिया होती है। अगला दिया है मेथिल एमीन फेरिक क्लोराइड के साथ जल में अपक्रिया करने पर जल योजित फेरिक ऑक्साइड का सफ़ेद अवक्षेप क्यों बनाता है? तो भैया फिर देखें, यहाँ पे
आप कैसे इसको लगाएंगे, मेथिल एमीन मतलब CH3NH2, चूँकि ये एमीन है तो इसके पास नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अब जब इसको जल में आप भेजेंगे, जल में क्या होता है H+ और OH-। तो देखिएगा ये एमीन क्षारीय गुण रखता है और क्षारीय गुण रखने के कारण ये क्या करेगा, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि क्षारों के अंदर गुण होता है। अम्ल H+ त्यागते हैं और क्षार H+ को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण करके बना लेगा NH3+ और OH- को मुक्त कर देगा। तो देखिए मेथिल एमीन जल में जाते ही उसने मेथिल अमोनियम आयन बना लिया और OH मुक्त कर दिया, और यही OH क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड को पहले Fe++ में तोड़ेगा और बाद में उसी Fe++ से क्रिया करके, ये देखिए यहाँ पर इस Fe ने उसी ट्रिपल+ से क्रिया करके आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या बना लिया, अवक्षेप बना लिया। तो सबसे पहले उसका राज क्या था कि मेथिल एमीन जल से क्रिया करके OH दिया, फेरिक क्लोराइड विलयन में यानी जल में गया तो आयनों में टूटेगा ही, और बाद में यही Fe इस OH से क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनाना फेरिक ऑक्साइड का अवक्षेप बनाना शुरू करते हैं और सफ़ेद अवक्षेप नीचे बैठना शुरू हो जाता है। ये था आपका 2025 का पहला सेट 347 JZ। इस क्वेश्चन पेपर में आपको जिन अभिक्रियाओं में दिक्कत आई होगी या जहाँ पर जो टॉपिक आपको लग रहा है कि इसको डिटेल करने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के देंगे। अगर आपको ये प्रोसेस समझाने का तरीका पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।